हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं एक नया मान वाले के। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है क्लासरूम से, जहाँ स्टूडेंट्स आपस में बतिया रहे होते हैं। कल तो अवेकनिंग सेरेमनी है, क्या तुम चिंतित नहीं हो? यार मुझे नहीं पता किस प्रकार का टैलेंट मैं अवेक करूँगा। तभी एक स्टूडेंट कहता है, ब्रदर मो उठ जाओ जल्दी, यहाँ मत सो। उसकी आवाज़ सुन के ब्रदर मो की आंखें खुलती है और वो क्लासरूम को देखकर चौंक जाता है और सोचता है आखिर यहाँ कहाँ हूँ मैं। तभी उसका सर जोर से दर्द करने लगता है। फिर हमें इस प्लेनेट के बारे में बताया जाता है। इस प्लेनेट को ब्लू स्टार कहा जाता है और इसका सरफेस जो है वो अर्थ से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन 100 साल पहले की एक दुर्घटना ने इसे पूरी तरीके से बदल के रख दिया, जहाँ मिलियंस ऑफ मॉन्स्टर ने अटैक किया, जिस चक्कर में अनगिनत जाने गई। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ के जो इंसान थे वो बचपन से ही किसी न किसी यूनिक टैलेंट के साथ पैदा होते थे। जब तक तुम अवेकनिंग ट्रायल पास कर लेते हो और अपने प्रोफेशन को चेंज कर लेते हो, तब तक तुम मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट कर सकते हो। इसलिए सभी लोग खुद को ताकतवर बनाने में लगे हैं ताकि वो वर्ल्ड के इलाइट बन सकें। फिर से हम स्टोरी लाइन में वापस आते हैं, जहाँ ब्रदर अभी भी आश्चर्य में होता है। वो सोचता है क्या ये सब चीजें वैसे ही नहीं है जैसे मैं जो गेम खेलता था जेनेसिस। ऐसा लगता है कि मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ और जो मैं गेम खेलता था पिछली दुनिया में वो भी रियलिटी के साथ जुड़ चुका है। पिछली बात की अगर मैं सोचूं तो मैं सभी प्लेयर्स को हरा दिया था और बस एक कदम दूर था टॉप प्लेयर्स की सूची में आने से, लेकिन मेरे स्किल कूलडाउन और डैमेज लिमिट के कारण मैं फाइनल बॉस के द्वारा समनिंग किए गए मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक सका। मैं बस एक कदम दूर था गॉड लेवल तक पहुंचने से। ये सब वो सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीठ पे कोई हाथ मारता है और कहता है, यो क्या तेरे पास अभी भी समय है दिन में सपना देखने का? ब्रदर उसे देखता है और पहचान के कहता है, ली होंग, यार मुझे नहीं लगा था कि तू भी मेरे साथ उस दुनिया से क्रॉस करके इस दुनिया में आ जाएगा। ली होंग उसकी बातें सुन के एकदम से चौंक जाता है और कहता है, क्या क्रॉस? ऐसे समय में भी तू मजा करने और गेम्स खेलने के बारे में सोच रहा है? यहाँ तक कि स्मार्ट बच्चे का भी दिमाग गर्म है। अगर वो इतना चिंतित है तो मैं खुद क्या ही कर सकता हूँ। ब्रदर सोचता है, ली होंग का हुलिया और उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही है जैसे मेरे पिछले जीवन में था। ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी और रहने का तरीका दोनों दुनिया का ज़्यादा अलग नहीं है। ली होंग कहता है, यार मैं बहुत चिंतित हूँ। अवेकनिंग टैलेंट सेरेमनी पूरे जीवन में बस एक बार आता है। अगर मैं कल स्कूल की सेरेमनी पास नहीं करूँगा तो मेरा बाप पक्का मुझे मार देगा। ब्रदर के दिमाग में आता है, अगर मैं जेनेसिस गेम के बारे में सोचूं तो तुम्हें अपने टैलेंट अवेक करने के लिए बस नोविस रेलम में अवेकनिंग स्टोन को छूना होता था। तभी ली होंग कहता है, ब्रदर कल मैं जीवन और मृत्यु फेस करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी तरफ मदद की हाथ नहीं बढ़ा सकते? उस पे ब्रदर कहता है, वेल इसके लिए तुम्हें अच्छे से बताने की जरूरत है कि तुम्हें कैसी मदद चाहिए। तो इस पे ली होंग कहता है, मेरा कोई बड़ा इच्छा नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि मैं आराम से अपना टैलेंट अवेक कर लूँ। इससे मैं भी खुश हो जाऊंगा और मेरा बाप भी। तुम हमेशा क्लास में टॉप 3 में आते हो, क्या तुम अंतिम क्षण में अपने दोस्त की ओर मदद की हाथ नहीं बढ़ा सकते? फिर ब्रदर सोचता है, गेम बस गेम है और उसका तुलना वास्तविकता के साथ नहीं किया जा सकता। अगर मैं अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस और स्किल के आधार पर भी सोचूं तो मुझे नहीं पता कि ये वर्ल्ड जेनेसिस गेम से कितना मिलता जुलता है। मुझे ये खुद से पता करना होगा। इतने में ली होंग पूछता है, तो क्या तुमने कोई उपाय सोचा? इस पे ब्रदर कहता है, चिंता मत करो यार, पहले मैं सीक्रेट लेरम जाऊंगा और वहीं जाकर कुछ न कुछ सोचूंगा। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी ली होंग कहता है, मेरा लक तेरे साथ है ब्रो, अगर मैं पास हो जाऊंगा तो तुझे पूरा साल खाना खिलाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीक्रेट लेरम का एंट्रेंस का सीन, जहाँ बहुत स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं और मॉन्स्टर से लड़ने की स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। ब्रदर पोर्टल के सामने खड़े होकर सोचता है, लगता है यही एंट्रेंस है, चलो चल कर देखते हैं। जब गेम्स और रियलिटी आपस में फ्यूज हो जाए तो कैसा लगता है देखने में। ये सोचते हुए वो पोर्टल के द्वारा जाने लगता है। पोर्टल से बाहर निकलने के बाद उसके सामने एक विलेज का एंट्रेंस होता है। ये देखकर तो मानो ब्रदर को 440 वोल्ट का झटका लगा। वो सोचा, क्या ये सब कुछ सच है? वो सोचा, क्या ये सब कुछ वैसे ही नहीं है जैसे जेनेसिस गेम में न्यूबी विलेज? ये तो सेम टू सेम उसका डुप्लीकेट है। तभी एक सिस्टम ब्रदर से जुड़ने लगता है। प्रोसेस 50%, 70%, 100%। तभी ब्रदर सोचता है, आखिर क्या है ये सिस्टम? होस्ट से जुड़ना सफल हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम लेवल 1। सिस्टम होस्ट से बताना चाहता है कि आप कोई भी 2 एक्टिव स्किल को अपने पैसिव स्किल में बदल सकते हो। ब्रदर सोचता है, क्या ये सच में एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है? अगर ये सच है तो ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। जेनेसिस गेम में 99% स्किल एक्टिव स्किल होते थे और जब तुम एक्टिव स्किल को एक बार इस्तेमाल करोगे फिर उस पर कूल डाउन लग जाएगा। यानी कि अगर तुमने किसी स्किल का इस्तेमाल किया तो हो सकता है उस स्किल को तुम 1 घंटे के लिए नहीं इस्तेमाल कर सको। लेकिन पैसिव स्किल में कोई भी टाइम लिमिट नहीं रहता है। जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा तुम्हारा स्किल भी खतरनाक होता जाएगा, इसलिए पैसिव स्किल इतना रेयर है। मेरे पिछले जीवन में मैं गॉड लेवल तक नहीं पहुंच पाया, इसका एक कारण स्किल कूलडाउन रिस्ट्रिक्शन भी था। हो सकता है इस बार इस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से जो रिग्रेट्स रह गए थे मेरे पिछले जीवन में, मैं उसे दूर कर सकूं। तभी सिस्टम की आवाज़ आता है, कृपया वो स्किल सेलेक्ट करें जिसे आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ये सुनकर ब्रदर अपने स्किल को देखने लगता है। चलो मैं इसे चुनता हूँ। फिर सिस्टम का आवाज़ आता है, आपने वेब स्लैश स्किल प्राप्त किया, वेब स्लैश लेवल 1। हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है, अगर कोई तुम्हारे 3 मीटर के रेंज में रहेगा तो इस स्किल के कारण उसका डैमेज डबल हो जाएगा। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन सफल हुआ।
वेव स्लैश पैसिव स्किल बनने के बाद ये एक स्वॉर्ड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया और इस स्किल के कारण आप 0.2 सेकंड के लिए इनविजिबल हो सकते हैं। इस स्किल के इफेक्ट को चेक करते हुए बर्डरमो कहता है ये सच में इम्प्रूव हो गया और इसके साथ में एडिशनल डैमेज भी जुड़ चुका है। इतने में ही यहाँ एक मॉन्स्टर का आगमन हो जाता है और हम देखते हैं बर्डरमो को, जिसने पहले ही उस मॉन्स्टर को आते हुए नोटिस कर लिया था। वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए सोचता है ये तो लेवल 3 का मिनीटॉर है, ट्रेनिंग ग्राउंड के खतरनाक मॉन्स्टर की सूची में ये भी एक है। इतना वो सोच ही रहा होता है तभी वो मॉन्स्टर अपने जी को लवलवाते हुए उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने को दौड़ता है। बर्डरमो सोचता है सही समय पे आए हो, चलो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ये सोचकर वो अपने स्वॉर्ड से उस पर एक स्लैश मारता है जिससे वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है, जिससे उसे कोई चोट तो नहीं लगता लेकिन उससे गुस्सा अलग आ जाता है। इसी गुस्से में वो दौड़कर एक लॉन्ग जंप मारता है और अपनी कुल्हाड़ी से बर्डरमो पर अटैक करता है, जिससे बर्डरमो बाल बाल बचता है, जिसपे वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है, जिससे बर्डरमो अपने स्वॉर्ड से रोक तो लेता है लेकिन सोचता है कि मैं अभी बस लेवल 1 पे हूँ और इस लेवल से मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाऊंगा। इतना वो सोच ही रहा होता है तभी वो मॉन्स्टर फिर से उस पर अटैक कर देता है, जिसे वो अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है लेकिन इस बार उसका स्वॉर्ड काम नहीं आता, जिसे देखकर उसकी हालत पतली हो जाती है। लेकिन उसी बीच सिस्टम एक्टिवेट होता है, वेव स्लैश पैसिव स्किल ट्रिगर हुआ, यूजर अब 0.2 सेकंड के लिए इनविजिबल है। जिसे सुनकर बर्डरमो सोचता है क्या इसके स्किल को ब्लॉक करने के चक्कर में मेरे पैसिव स्किल का इफेक्ट ट्रिगर हो गया। ये सोचते सोचते वो जल्दी से उसके हमले से बचता है और जाकर उस पर 3 स्लैश मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर दूर जाकर फेंकता है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। उस मॉन्स्टर की मरियल हालत देखते हुए बर्डरमो सोचता है पैसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये स्किल ना ही कूलडाउन से ही छुटकारा नहीं दिलाता है बल्कि इसका डैमेज भी बहुत डबल हो चुका है। इस स्किल के साथ जो मैं पिछले जीवन में नहीं कर पाया था वो इस जीवन में कर पाऊंगा। सूरज को ढलते हुए देखते हुए वो सोचता है पिछले जीवन में मैं जो सब नहीं कर पाया इस जीवन में मैं जरूर करके दिखाऊंगा। तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बर्डरमो को जो मॉन्स्टर को घची घची कर रहा होता है। वो पहले ही कई मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार दिया होता है और सोचता है इस नोविस रेलम में मुझे ट्रेनिंग करते हुए कुछ घंटे तो हो ही गए होंगे और मैं जो गेमिंग खेलता था उसका एक्सपीरियंस भी अब मुझे महसूस हो रहा है। मेरे पिछले जीवन का यादें सब मेरे सामने अब स्पष्ट होते जा रहा है। जब तक मुझे पता चल जाए कि किस रेलम में अवेकनिंग होने वाला है कल, तब तक ली होंग को मदद करना उतना भी मुश्किल नहीं होगा। ये सोचते हुए वो अपने टूटे हुए तलवार को देख रहा होता है तभी सिस्टम का आवाज़ आता है, होस्ट कृपया आप अपने सेकंड ट्रांसफॉर्म स्किल को सिलेक्ट करिए जिसे आप अपने पैसिव स्किल में बदलना चाहते हैं। ये सुनकर वो अपने स्किल्स की तरफ एक नज़र डालता है और कहता है शुरुआत के दिनों में बिगिनर्स के मॉन्स्टर के द्वारा मरने का कारण ये रहता था कि उसके अटैक में ज़्यादा पावर नहीं रहता था और दूसरा कि उसके स्किल कूलडाउन का टाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता था। जबकि मेरे अटैक का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो चलो मैं दूसरा स्किल चुनता हूँ जो कि मेरे कूलडाउन टाइम को हटा सके। वो फिर वेपन स्विच को सेलेक्ट करता है। हमें इस वेपन स्विच के बारे में बताया जाता है जिसे एक्टिवेट करने के बाद अगर आपको दूसरा वेपन एक वेपन से दूसरे वेपन में चेंज करना होगा तो उसका जो कूलडाउन टाइम होता है वो 30% से कम हो जाएगा। वेपन स्विच पैसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये कूलडाउन टाइम जो है वो 30% से परमानेंटली रिड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद बर्डरमो अपने इन्वेंट्री को खोल कर कहता है ये सब जो हथियार है वो पहले से ही सभी को दिया जाता है नोविस रेलम में स्टार्टिंग में ही, लेकिन अगर आप लड़ाई के दौरान एक वेपन से दूसरे वेपन में स्विच करना चाहेंगे, जैसे कि आप एक तलवार से लड़ाई कर रहे हैं और आपको एक शील्ड की जरूरत है, तो अगर आप शील्ड को निकालना चाहेंगे तो आप नहीं निकाल सकते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके चक्कर में बहुत लोग मारे जाते हैं शुरुआत में ही मॉन्स्टर के हाथों से। फिर हमें बर्डरमो का स्टेटस दिखाया जाता है, नेम चैंक्विनमो लेवल 1, पैसिव स्किल्स वेव स्लैश लेवल 1, वेपन स्विच लेवल 1। इसके बाद चैंक्विनमो कहता है कि जो मेन प्रॉब्लम था वेपन स्विच का वो हट चुका है और कूलडाउन टाइम भी हट चुका है। अब ऐसा लगता है एग्जाम में कि मेरे हाथ में एक चीट कोड लग चुका है। अब सब कुछ तैयार है, बस इंतजार है तो कल के एग्जाम का। ये कहते हुए वो पोर्टल के माध्यम से यहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उस दिन का सीन देखते हैं जिस दिन अवेकनिंग ट्रायल होने वाला होता है, जहाँ पोर्टल के सामने सभी बच्चे जमा हुए होते हैं और आपस में सब लोग चिट चैट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मोटे ली होंग को जो पीछे से आवाज़ लगाता है, ब्रो मैं आ चुका हूँ ब्रो, तुमने जो लाने को कहा था वो मैं लेके आ चुका हूँ। मैंने अपने बाप के पैसे का इस्तेमाल किया उस मैप को प्राप्त करने के लिए जहाँ आज का ट्रायल होने वाला है। जो सुनकर बर्डरमो पीछे की तरफ देखता है और ली होंग से कहता है मैं तुम्हें सलाह देना चाहूँगा कि इसे जोर जोर से मत कहो। अगर सबको पता चल गया कि तेरे बाप ने ये काम किया है तो तू भी जेल जाएगा और तेरा बाप भी जेल जाएगा। जो सुनकर ली होंग कहता है हाँ यार मैं समझ चुका हूँ, मुझे ये चीज़ जोर जोर से नहीं कहना चाहिए। मैं एक्साइटेड इतना हो गया कि मैं इसे दिमाग में ही नहीं रख सका। फ्लेम फिज्योर वो रेलम है जिस रेलम में आज अवेकनिंग ट्रायल होने वाला है। ली होंग कहता है यार मैं ऐसा सुना हूँ कि इस रेलम को प्रोफेसर लू द्वारा चूज किया गया है और प्रोफेसर लू जो है वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इस बार का जो ये अवेकनिंग ट्रायल होगा वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। उसकी बातें सुन के बर्डरमो उस मैप की तरफ देखता है और सोचता है फ्लेम फिज्योरा, अगर मैं सही से याद करूँ तो इस रेलम के जो मॉन्स्टर हैं वो 3 से 10 लेवल तक ही हैं, ये उतना डिफिकल्ट भी नहीं होने वाला है। ये सोचकर बर्डरमो ली होंग से पूछता है इस रेलम में सबसे हाईएस्ट मॉन्स्टर कौन से हैं जिसे तुम इस रेलम में हरा सकते हो अकेले। इस पे ली होंग जवाब देता है यार अगर मैं अपना पूरा जी जान लगा दूं तो मैं लेवल 5 तक के मॉन्स्टर को हरा दूंगा। इसकी बातें सुनकर बर्डरमो सोचता है मुझे नहीं लगा था कि ली होंग इतना कमजोर होगा। ये सोच के बर्डरमो उसे जवाब देता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तेरे लिए हमें तेरे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दोनों आपस में इसी प्रकार बातें कर ही रहे थे। उसी बीच पीछे से आवाज आता है,
तो तुम अपने बाप के पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हो इस असाइनमेंट को पास करने के लिए। हाँ, ये आवाज सुन के ली होंग और बदरमो पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है एक पीले बाल वाला लड़का और उसके पीछे 2 छपरी। तो पीले बाल वाला लड़का कहता है क्यों ना तुम इस असाइनमेंट के लिए गिव अप कर दो, क्यों तुम अपने बाप को अंत में शर्मिंदा करना चाहते हो। हमें इस पीले बाल वाले लड़के के बारे में बताया जाता है, इसका नाम मो फेंग है और ये भी रिच किड में से एक आता है, रिच गाइस। जिसकी बातें सुन के ली होंग कहता है फक यू, तूने क्या कहा अभी। ली होंग को गुस्से में देख के बदरमो कहता है ली होंग शांत हो जाओ। जिस पे ली होंग कहता है बदर इस बार मुझे मत रोको, आज मुझे इसके साथ सब कुछ सेटल कर ही लेने दो, भले इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चले जाए। तभी पीले वाला लड़का ली होंग के पास आके कहता है ली होंग तेरा क्लासमेट चेंग किन्मो तुझसे ज्यादा समझदार है, उसे पता है तू एक लूजर है इसलिए वो तुझे लड़ने से रोक रहा है, ना कि तेरे बदले लड़ने आ रहा है। वो इतना बोल ही रहा होता है तभी बदरमो उसके पैर पे लात मारता है जिससे वो नीचे जाके गिरता है। जिस पे बदरमो कहता है तुझे ऐसे गिर के माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है गिरे हुए आदमी। जिस पे पीली बाल वाला लड़का कहता है चेंग किन्मो क्या तू जीने से थक चुका है। ये कह के वो गुस्से से बदरमो पे एक मुक्का मारता है जिसे बदरमो आसानी से अपने हाथ से रोक लेता है, जिसे देखकर पीले बाल वाला लड़का सोचता है यार ये बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी बदरमो कहता है चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्या तेरे में हिम्मत है मुझसे शर्त लगाने की। चल शर्त लगाते हैं, ली होंग का जो स्कोर होगा इस ट्रायल का वो तेरे से ज्यादा होगा। जिसे सुनकर थोड़ी देर के लिए वो सब साइलेंट हो जाते हैं लेकिन फिर ही हंसने लगते हैं जोर जोर से और कहते हैं क्या मैंने वही सुना जो तूने कहा। भला एक ऐसा शर्त जिससे मैं जीतने वाला हूँ उसे मैं क्यों ही अस्वीकार करूंगा। लेकिन चल अगर जो हारेगा उसके लिए शर्त मैं निर्धारित करूंगा, जो भी हारेगा वो प्लेग्राउंड का 10 चक्कर लगाएगा और आने जाने वाले हर इंसान को पापा कहेगा, वो भी 3 बार। अब बता तेरे में हिम्मत है कि नहीं शर्त लगाने की। जिस पे बदरमो कहते हैं चल ठीक है शर्त लगी। जो सुनकर ली होंग की तो फट जाती है। ये बात कि ली होंग ने शर्त लगाया है मो फेंग से ये तुरंत ही स्टूडेंट के बीच फैल जाती है। लोग बातें करने लगते हैं क्या ली होंग ने शर्त लगाया वो भी मो फेंग से, वो भी अपने स्कोर के लिए। ये तो बड़ा ही पागल इंसान है, एक इतना कमजोर स्टूडेंट वो भी टॉप प्लेयर के साथ कम्पीट करना चाहता है। ये तो रिजल्ट पहले से ही निर्धारित है। सब बातें करने लगते हैं कि इस दोनों का जो डिफरेंस है वो कोई छोटा सा डिफरेंस नहीं है जो तुरंत कम हो जाएगा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, रिजल्ट पहले से निर्धारित है। स्टूडेंट्स के बीच बात चल ही रही होती है तभी ली होंग कहता है बदरमो ये तूने क्या कर दिया। ओए मो क्या तू पागल हो चुका है, भला मैं कैसे ही जीत सकता हूँ। जिस पे बदरमो कहता है अबे मुझ पे भरोसा कर भाई। तो कहता है भरोसा करूँ तुझ पे, अबे किस बात पे भरोसा करूँ मैं बस पास होना चाहता था इस असाइनमेंट में और अपने बाप के सामने खुद को बहुत सातिर दिखाना चाहता था जिससे मुझे थोड़ा पैसे मिल सके, लेकिन तूने मेरे नाम पे शर्त लगा लिया, अब मैं क्या करूंगा भाई, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। ली होंग की बातें सुन के बदरमो कहता है पहले तो तू खड़ा हो जा और मेरी बातें सुन, सब कुछ सही होगा। उसके बाद वो उसके कान में जाकर कहता है जिस पे ली होंग कहता है क्या तू श्योर है इस सब चीजों के लिए। जिस पे बदरमो कहता है हाँ भाई मैं श्योर हूँ इन सब चीजों के लिए। जो सुनकर ली होंग कहता है ओ भाई मजे आ गए भाई, ये अगर ये सब बातें सही है तो आज मैं मो फेंग को नंगा नाचना चाहूंगा, वो भी बाप बाप कहते हुए। जो सुन के आसपास के सभी स्टूडेंट एक पल के लिए चौंक जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर को जो कि अनाउंस करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, ये जो ट्रायल है अभी शुरू होने जा रहा है, कृपया टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बारी बारी से इंटर करें। जो सुनकर सभी स्टूडेंट्स के बीच माहौल शांत हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स बारी बारी से पोर्टल से जाने लगते हैं ट्रायल के लिए। जाते वक्त ली होंग कहता है बदरमो बस तुम देखो मेरा परफॉर्मेंस मैं कैसा करता हूँ, और खुशी खुशी में वो भी पोर्टल के द्वारा जाने लगता है और बदरमो भी पोर्टल के द्वारा चले जाते हैं जहाँ वो सब कहीं अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं जहाँ पे बहुत ही लावा और वोल्केनो भरे पड़े होते हैं। जहाँ पे खड़े होकर बदरमो कहता है अगर मैं सही से याद करूँ तो इस डंजन में लावा और वोल्केनो हर जगह है और इस डंजन के जो मॉन्स्टर होने वाले हैं वो इविल ऑर्क्स और डेमन्स होने वाले हैं। जब मैं इस डंजन के सभी मॉन्स्टर को किल कर दूंगा उसके बाद इस डंजन का फाइनल बॉस अपेयर होगा जिसका नाम जेलन है। पता नहीं क्यों यहाँ खड़े होकर बहुत फैमिलियर सी फीलिंग आ रही है, बहुत समय हो गया है बिगनर्स डंजन को खेले हुए। इतना वो बकवास कर ही रहा होता है तभी उसे पीछे से कुछ सेंस होता है और जब वो पीछे की तरफ देखता है तो हमें बहुत ही भद्दे से हरे कलर के 2 मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है ये हरे रंग के 2 लेवल वाले भद्दे मॉन्स्टर हैं। इतने में ही वो दोनों मॉन्स्टर उछल के बदरमो पे अटैक करने को दौड़ता है जिससे बदरमो 2 स्टेप पीछे होके बच जाता है। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो पीछे से भी 3 मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। जब वो अपनी सिचुएशन को अच्छे से भांपता है तो उसे पता चलता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है। वो सोचता है जब मैं पास्ट में गेम खेला करता था कंप्यूटर पे बैठ के तो वहाँ मुझे सब कुछ कीबोर्ड और माउस से ऑपरेट करना होता था, लेकिन यहाँ मैं अपने जिंदा शरीर के साथ हूँ और मेरे रिफ्लेक्सेस और मूवमेंट उतना नहीं है जितना उस कैरेक्टर के साथ था। इतना सोचते सोचते वो अपनी इन्वेंटरी से एक टूटा हुआ तलवार निकालता है। वो सोचता है जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में गया था तो वहाँ का मॉन्स्टर बहुत ही कमजोर था इस मॉन्स्टर के मुकाबले। 5 मॉन्स्टर के साथ एक साथ लड़ना इस सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इतना वो सोच ही रहा होता है तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और सिस्टम कहता है होस्ट के जितने भी ऑपरेशनल एक्सपीरियंस थे उस कैरेक्टर के साथ वो होस्ट के बॉडी के साथ मर्ज किया जा रहा है। ऑपरेशनल एक्सपीरियंस यानी कि उसने जो उस कैरेक्टर के साथ जितना भी रिफ्लेक्सेस सब था, उस कैरेक्टर का जितना रिफ्लेक्स था, वो जितने लेवल तक पहुंचकर उसका जितना रिफ्लेक्स हो गया था, उसका देखने का नजरिया और व्यू सब वो सब इसके बॉडी के साथ मर्ज किए जा रहे हैं। ये सोचता है क्या ये सही कह रहा है, जितने भी एक्सपीरियंस थे मेरे उस कैरेक्टर के साथ सब कुछ मेरे साथ मर्ज हो रहा है, वो भी पैसिव स्किल बन के। इतना वो सोच रहा होता है तभी सिस्टम कहता है आपके जितने भी एक्सपीरियंस थे वो आपकी बॉडी के साथ मर्ज हो चुका है और हम देखते हैं इसका शरीर एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया होता है। बदरमो सोचता है मुझे अपना शरीर कुछ अलग ही लेवल पे फील हो रहा है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है जब मुझे थोड़ी देर पहले फील हो रहा था। ये सब वो सोच ही रहा होता है तभी 2 मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने को दौड़ते हैं, लेकिन इस बार बदरमो उछल कर अपने उस मॉन्स्टर के मुंह को पकड़कर उसे उछाल कर फेंक देता है और कहता है
ये एबिलिटी बहुत ही गजब है। मैं अपने शरीर के अंग अंग महसूस कर सकता हूँ। मैं अपने हर एक मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे मैं अपने प्रीवियस लाइफ में अपने गेम्स में अपने कैरेक्टर को कंट्रोल किया करता था। वो बहुत ही खुश होकर कहता है, इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली, सभी के सभी अब एक साथ आ जाओ मेरी तरफ। जिसे सुनने की ही देर थी कि सभी मॉन्स्टर्स गुस्से में उसके तरफ दौड़ के आने लगते हैं, जिसके हर एक अटैक को बर्दरमो बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से। वो सोचता है ऐसे नहीं बात बनेगी, मैं सभी को एक लाइन में लेके आ जाऊंगा, उसके बाद सभी का निपटारा एक साथ ही कर दूंगा। ये सोचकर वो सभी के अटैक डॉज कर रहा होता है बार बार। ये इसकी बंदर वाली हरकत देखकर सभी मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। इसी गुस्से में सभी मॉन्स्टर उस पर अटैक करने को फिर से दौड़ते हैं, जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो अब इस खेल को यहीं समाप्त करते हैं। जो सोचकर वो स्लाइड टैकल का यूज करता है, जिससे सभी मॉन्स्टर हवा में उछल जाते हैं। वो हमें बताया जाता है स्लाइड टैकल जो है वो जब नोविस लेवल स्टार्ट हुआ था तब सभी को ये एक्टिव स्किल दिया गया था। इतना कहते कहते वो अपने तलवार को निकालता है और फिर वेव स्लैश स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे सभी मॉन्स्टर बीच से कट जाते हैं। वो सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे पैसिव स्किल जो है वो इतने जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे। हमें दिखाए जाते हैं उसके रिफ्लेक्सेस एक अलग ही लेवल पे पहुंच गए होते हैं। वो सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा पैसिव स्किल जो है मॉन्स्टर की जो रिकवरी है उसे भी स्टॉप कर देगा। हम देखते हैं वो सभी मॉन्स्टर को लाइन बाय लाइन एक साथ ही काट दिया होता है अपने स्किल की मदद से, और वो बहुत ही स्टाइल से लैंडिंग करता है। तभी उस पर मैसेज आता है कि उसने इतने मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर दिया। तभी हम देखते हैं सिस्टम को जो एक्टिवेट होता है और उसे बताया जाता है कि आपने एक स्पेशल एक्शन को ट्रिगर कर दिया, जिसके वजह से आपके एक्सपीरियंस को 50% बढ़ाया जा रहा है और आपने अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को भी फिर से अच्छे से गेन कर लिया, जिसकी वजह से आपको 5 पॉइंट दिया जा रहा है। और उसे बताया जाता है कांग्रेचुलेसन आपको लेवल 2 पे पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से आप 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट गेन कर रहे हैं। और फिर से उसे कांग्रेचुलेसन मिलता है लेवल 3 पे पहुंचने के लिए, जिस पे उसे फिर से 4 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। वो सोचता है तुम स्पेशल तरीके से मॉन्स्टर को मार के एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और साथ में 5 मॉन्स्टर को एक साथ मार के तुम 2 बार लेवल अप कर सकते हो। इतना कह के वो वहाँ से उछल कर जाने लगता है और कहता है बहुत सारे बेसिक स्किल्स और वेपन के हाथ में होते हुए ये जीवन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है उस गेम के साथ जो मैं प्रीवियस लाइफ में खेला करता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लीडर बोर्ड का सीन, जहाँ एक स्टूडेंट देख कर कहता है यार देख 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 वहाँ नाम जो है एक नाम बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। हम देखते हैं लीडर बोर्ड पे चैन कुइनमू लेवल 3 तक पहुंच चुका होता है और उसका नाम सबसे ऊपर आ चुका होता है, बाकी सबका लेवल 1 होता है अभी नीचे में। वो कहता है कौन सा पर्सन है यार ये तो चैन कुइनमू है जो 2 बार लेवल अप कर चुका है, वो भी बस 5 मिनट में, और अभी सबसे टॉप रैंकिंग पे चल रहा है। उसके बगल वाला कहता है वाह यार हमारे स्कूल में एक छुपा हुआ जीनियस था और हमें पता ही नहीं था इसके बारे में पहले। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर को जो सोचता है अच्छा ये बच्चा चैन कुइनमू बहुत ही मजेदार है, चलो मैं देखना चाहता हूँ तुम हमें और कितना सरप्राइज दे सकते हो। फिर हम देखते हैं बर्दरमो को जो कि उस डंजन से निकल चुका होता है और वो किसी दूसरी जगह के लिए प्रस्थान कर रहा होता है। तभी वो एक जगह आके लैंड करता है, वहाँ से वो छुपकर किसी पे नजर रख रहा होता है। फिर हमें उसे दिखाया जाता है जिस पे वो नजर रख रहा होता है, इसका नाम है शैडो मेज। ये सीक्रेट रिलम का एक लेवल 2 का मॉन्स्टर है। बर्दरमो इसे देख कर कहता है अगर मैं सही से याद करूँ तो उस गेम में इस सब को लेकर एक बहुत बड़ा बग था, अगर मैं इस बग का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अगर मैं स्लोली जाके मॉन्स्टर सबसे फाइट करूँगा और बारी बारी से लेवल अप करूँगा तो इसमें बहुत ही ज़्यादा झंझट है। वो सोचता है लेकिन ये कहना आसान है करने से, लेकिन अगर ये हो जाता है तो इससे मुझे बहुत ही बड़ा फायदा होगा, मैं एक लंबा जंप मार सकता हूँ। ये सोचते हुए वो एक गन निकालता है और उसे शूट करता है, जिसमें से रस्सी निकल के जाता है और उसके अंत में लोहा लगा होता है जो कि जाके चिपक जाता है पत्थर से। उसके बाद वो फिर एक और वेपन निकालता है जिसे वो थ्रो कर देता है मेज के ऊपर, जो वेपन मेज के माथे में जाके चिपक जाता है। उसके बाद वो मेज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने कॉम्बैट स्टेज में इंटर कर जाता है, यानी कि लड़ाई के मूड में। हम देखते हैं सभी मेज गुस्से में आके अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हैं जो कि होता है शैडो एरो, जिसे छुपकर देखते हुए बर्दरमो सोचता है एक लो लेवल के मॉन्स्टर होने के कारण शैडो मेज के पास बस 2 ही प्रकार के मैजिक एबिलिटी होते हैं, पहला शैडो एरो और दूसरा समन हॉर्न्स को एक्टिवेट करके नहीं रख पाते हैं, इनका एनर्जी खत्म होने लगता है। जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है इतना बुरा भी नहीं, इनके एरिया से बाहर रहना बहुत ही ज्यादा सही साबित हुआ। वो सोचता है अगर तुम शैडो मेज के एरिया से बाहर रहोगे तो शैडो मेज कभी भी तुम पे अटैक नहीं करेगा, शैडो मेज अपने एरिया के अंदर रहने वाले को ही टारगेट करता है। चलो पहला स्टेप तो सक्सेस रहा। इतना सोचते सोचते वो कहता है दूसरे स्टेप में मुझे इसके समय का फायदा उठाना पड़ेगा जब तक ये मैजिक कास्ट कर रहा है। ये सोचते हुए वो अपने हाथ में 2-4 वेपन लेकर थ्रो कर देता है जो कि सभी हॉर्न्स के गर्दन के आर पार जा रहे होते हैं और वो सब धाए धाए मरे जा रहे होते हैं, जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है इससे आगे जो आने वाला है ये सबसे मजेदार पार्ट है इस बग का। शैडो मेज का हॉर्न समनिंग स्किल सबसे पहला प्रायोरिटी होता है, इसलिए अगर उसके हॉर्न्स को कोई मार देगा तो वो उसे फिर से समन करेगा, क्योंकि हॉर्न्स जो होता है वो मेज को सेफ रखने के लिए होता है। अगर वो मैजिक एक्टिवेट कर रहा है और बीच में अगर कोई इस पे अटैक कर देगा तो उस बीच मेज बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, जिस चक्कर में मेज तुरंत ही मारा जाएगा, जिसलिए डॉग समनिंग उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। इसलिए अगर उसके डॉग को कोई मार देगा तो वो उसे फिर से समन करेगा, जो कि वो मेज कर भी रहा होता है, अपने हॉर्न्स को फिर से समन करता है, जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है मैंने ये कर दिया, मैंने इस चेन को तोड़ दिया। जब तक मेज अपने शैडो एरो स्किल को एक्टिवेट किए रहता है तब तक वो तुरंत ही अपने स्किल को स्विच नहीं कर सकता है दूसरे स्किल के लिए, लेकिन अगर वो स्विच करेगा तो उस मेज का दिमाग पगला जाएगा, जिस चक्कर में वो मेज बार बार अपने हॉर्न्स को समन करता ही जाएगा। जब तक उसमें थोड़ा सा भी मैजिक बचा होगा तब तक वो बार बार उसी चीज को
एक्टिवेट करता रहेगा, बार बार वो अपने हॉर्न्स को समन करता रहेगा। उन सबको छुप कर देखते हुए ब्रदरमोर सोचता है इस बग के कारण ये शैडो मेज जो है वो बहुत ही मात्रा में शैडो हॉर्न्स को समन करेगा, और उसी बीच अगर तुम उस मेज को मार दोगे तो जितना भी शैडो हॉर्न्स उस मेज ने समन किया होगा वो सभी के सभी मारा जाएगा, और उस सब का एक्सपीरियंस पॉइंट तुम्हें मिलेगा, जिस चक्कर में तुम बहुत ही ज्यादा लेवल अप कर सकते हो। वो फिर आराम से वहाँ लेट जाता है और सोचता है मैं अभी वेट करूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं इसे समन करने दूंगा, ये जितना कर सकता है। 8 घंटे बाद का सीन, जहाँ बाहर सभी स्टूडेंट्स बैठकर लीडर बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पे होता है सुनके का नाम, जो कि लेवल 9 पे पहुंच चुका होता है, और सेकंड नंबर पे होता है लुओ जिंगजियान का नाम, वो भी लेवल 9 पे पहुंच चुकी होती है, और थर्ड नंबर पे होता है ली फेंग हुई का नाम, जो कि लेवल 8 पे पहुंच चुका होता है, और नीचे भी कई सारा नाम होता है, जिसे देखते हुए एक लड़का कहता है भाई जरा उधर देख, सीनियर लुओ जिंगजियान जो है वो पहला ऐसा व्यक्ति बन चुका है जिसने अपने प्रोफेशनल को चेंज किया है फायर आर्म मास्टर में। वो कहता है थोड़ी देर पहले ही वो सेकंड नंबर पे थी, लेकिन तुरंत ही देखो सब कुछ बदल चुका है, और वो पहला ऐसा व्यक्ति बन चुके हैं लेवल 10 पे पहुंचने वाला। हम देखते हैं लुओ जिंगजियान को जिसने सक्सेसफुली अपने प्रोफेशन को चेंज कर लिया होता है, और वो अपने गन से सभी मॉन्स्टरों को किल कर रही होती है। फिर वही लड़का कहता है देख देख देख, फिर से सीनियर सुनके जो है वो अपने प्रोफेशन को चेंज करके स्वॉर्डमैन बन चुके हैं। मैं सोचता हूँ क्या अंत में ये बॉस मास्टर जैलेन को हरा पाएंगे और अवेकनिंग स्टोन पे अपना हाथ रख पाएंगे। तो दूसरा लड़का कहता है यार जितने भी टॉप 10 में आते हैं वो सब रॉकेट क्लास में जाते हैं, अगले साल जब मेरा एग्जाम होगा तो मैं भी पक्का उस क्लास में जाऊंगा। हम देखते हैं सुनके को जिसने भी अपना प्रोफेशन अच्छे से चेंज कर लिया होता है और वो स्वॉर्डमैन बन चुका होता है, और वो अपने स्वॉर्ड से सभी मॉन्स्टरों को किल कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर को जो कि सोच रहे होते हैं सभी आउट स्टैंडिंग स्टूडेंट जो हैं वो धीरे धीरे अपने प्रोफेशन को चेंज करते जा रहे हैं, और वो वही चुन रहे हैं जो कि उन पे बहुत ही ज्यादा सूट करता है। लेकिन ये बच्चा चैन कुनमो कहाँ गया? शुरुआत में तो उसने मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था। वो यही सोचकर चैन कुनमो की रैंक देखने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं चैन कुनमो की रैंक सबसे लास्ट में होता है 659 नंबर पे, जो देखकर डायरेक्टर कहते हैं क्या सबसे अंतिम में? हम देखते हैं स्टूडेंट्स के बीच एक लड़का बोल रहा होता है तो ये इस प्रकार निकला, चैन कुनमो जो है वो एक अंधी बिल्ली थी जिसे जाते जाते रास्ते में किल मिल गया और वो 2 बार लेवल अप कर चुका था, लेकिन अब वो बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है और फर्स्ट प्लेस जो है वो किसी और के द्वारा लिया जा चुका है। जिसे सुनकर उसके बगल वाली लड़की कहती है तुमने तो मेरे मुंह के बात छीन ली, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रियल जीनियस 3rd ग्रेड में छुपा हुआ हो और किसी के द्वारा नोटिस भी नहीं किया गया हो। डायरेक्टर सोचते हैं सीक्रेट लैब जो है वो बस 12 घंटे के लिए खुला रहता है, और चैन कुनमो जो कछुए की रफ्तार से अभी लेवल अप कर रहा है, मैं चिंतित हूँ कि वो इतने बचे हुए समय में 6 लेवल तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो अंत में बॉस मास्टर जैलेन को हराकर एक टैलेंट को अवेक करना तो बहुत दूर की बात है। हमें बताया जाता है अभी बस 4 घंटे बचे हैं एग्जामिनेशन के खत्म होने को। तभी एक टीचर देखते हुए कहते हैं जरा देखिए अंतिम जगह जो है वो अभी मूव हुआ है, जिसे देखकर डायरेक्टर बहुत हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं चैन कुनमो को जो कि 641 प्लेस से सीधे 423 प्लेस पे आ जाता है, फिर 423 प्लेस से तुरंत ही जंप मार के 252 प्लेस पे आ जाता है, फिर 252 प्लेस से जंप मार के सीधे 121 प्लेस पे आ जाता है, जिसे देखकर डायरेक्टर की सीटीपीटी गुम हो जाती है। वो सोचते हैं ये बच्चा चैन कुनमो आखिर इसने ये करा कैसे? फिर हमें बताया जाता है कि 1 मिनट पहले ऐसा हुआ क्या जिसके चक्कर में चैन कुनमो इतने ज्यादा लेवल अप कर पाया और रैंकिंग में इतनी ज्यादा ऊपर आ सका। हम देखते हैं बटरमो को जो कि वहाँ सो गया होता है, और वो वहाँ से उठता होगा तो बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग था ये सोना। और जब उसकी नजर उस मेज की तरफ जाती है तो वो देखता है कि वहाँ उस मेज ने बहुत ही ज्यादा हॉर्न्स को समन कर चुका होता है, जिसे देखकर बटरमो सोचता है व्हाट द फक, ये क्या हो चुका है? क्या कुछ ज्यादा ही हॉर्न्स नहीं समन हो चुका है? वो कहता है ऐसा लगता है कि ये 400 से भी ज्यादा हॉर्न्स हैं। इतना सोचते सोचते वो रॉकी भैया वाला मशीन गन निकालता है और कहता है चलो देखते हैं कि ये सब हॉर्न्स जो है वो मुझे कितना एक्सपीरियंस पॉइंट दे सकता है। इतना सोचते सोचते वो अपने गन को चला देता है धाधा धाधा करके, जो जितने भी मेज होते हैं उसे आर पार करके जा रहा होता है, और हम देखते हैं सभी मेज की चित्री चित्री उड़ चुका होता है, और मेज के मरते ही उसे बार बार नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि उसने एक शैडो मेज को किल करा, उसने एक शैडो मेज को किल करा। ऐसे करते हुए 3 बार मैसेज आते हैं, और हम देखते हैं सब कुछ साफ हो चुका होता है। वो तीनों मैसेज खत्म होने के बाद और सभी मेज के मरने के बाद हम देखते हैं उन्होंने जितना भी हॉर्न समन किया होता है वो सभी हॉर्न्स धाए धाए मरते जा रहे होते हैं। हम देखते हैं उसे सिस्टम से बार बार मैसेज आ रहा होता है लेवल अप करने का, जिसे देखकर वो कहता है ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा मजेदार है, लगातार लेवल अप करने का। बारी बारी से जब मैं मॉन्स्टर को मारने जाता और एक एक करके जब मॉन्स्टर को मारता तो ये बहुत ही ज्यादा कठिन होता। तभी हम देखते हैं उसके सिस्टम से मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन, आपका जो रिपल स्लैश पैसिव स्किल है वो अब लेवल 2 पे पहुंच चुका है। अब जब आप रिपल स्लैश को एक्टिवेट करेंगे तो आपके रिपल स्लैश को एक्टिवेट करने का 35% चांस है, और जब आप रिपल स्लैश को एक्टिवेट करेंगे तो उसके साथ आपके स्वॉर्ड पे ऑरा भी रहेगा, और आपका दुश्मन जो रहेगा वो 18,000 डैमेज डील करेगा, और अब आप इस स्किल के कारण 3 सेकंड तक इनविजिबल हो सकते हैं। और फिर से उसे मैसेज आता है आपका सेकंड पैसिव स्किल वेपन स्विच जो है वो भी लेवल 2 पे पहुंच चुका है, और आपके सभी वेपन को स्विच करने का टाइम जो है वो परमानेंटली 40% से गिरा दिया गया है। जिसे देखकर वो सोचता है क्या मेरे खुद के लेवल अप करने से मेरे पैसिव स्किल का भी लेवल अप हो जाएगा? वो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, पैसिव स्किल का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्या होगा अगर मेरे पैसिव स्किल का लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा आगे चला जाएगा? तब क्या एक बार ऐसा हो सकता है कि पैसिव स्किल एक्टिवेट होने की गारंटी 100% हो? इससे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये नोटिफिकेशन देखकर वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लीडर बोर्ड का सीन, जहाँ नंबर 1 पे होता है चैन कुनमो का नाम, जो कि लेवल 13 पे पहुंच चुका होता है, जिसे देखकर सभी के बीच अफरा तफरी मच चुकी होती है। एक व्यक्ति कहता है बस एक मिनट में वो स्टूडेंट्स लास्ट प्लेस से सीधे फर्स्ट प्लेस पे आ गया लेवल अप करते हुए। आखिरकार हमारे जिंगजियान कॉलेज के पास ऐसा बच्चा कब से होने लगा? तो उसके बाद को जवाब देते हुए दूसरा व्यक्ति कहता है मॉन्स्टर, ये लड़का पक्का मॉन्स्टर है। अगर हम इसका कंपेयर करें तो पूरे कंट्री में भी लेवल 13 पे पहुंचने से ये टॉप 3 में आ सकता है। उन सब की बातें सुनते हुए एक व्यक्ति कहता है मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन मैंने आज तक ऐसे पागलपंती के बारे में कभी नहीं सुना, आखिर है कौन ये चैन कुनमो? उस सब की बातें सुन के एक टीचर कहता है
देखो ये मेरा ही स्टूडेंट है, क्या ये औसम नहीं है? हमें इस टीचर के बारे में बताया जाता है, इसका नाम झॉ है और ये चैन कुनमो का ट्यूशन टीचर है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे डायरेक्टर आ जाता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। क्या डायरेक्टर? तो जिस पे डायरेक्टर उस पे बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो आजकल अपने दिनचर्या में? क्या तुम अंधे हो चुके हो? हमारे पास एक इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और तुमने हमें अभी तक रिपोर्ट भी नहीं किया। जिसकी बातें सुन के वो सॉरी मांग रहा होता है डायरेक्टर से, ये तो इसे भी नहीं पता था। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर जो कहता है, खैर ऐसा लगता है कि मैं भी अब बूढ़े होते जा रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चा मेरी नजरों में भी नहीं आया। चैन कुनमो का जो टैलेंट है वो ऐसा कहा जाता है, हमारा जिंगचैन कॉलेज जब से बना है तब से लेकर अब तक में चैन कुनमो सबसे ज्यादा ग्रेट टैलेंट है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं चैन कुनमो को, जो कि कहीं जा रहा होता है, तभी उसे सिस्टम पे एक मैसेज आता है। तो सिस्टम उसे बताता है कि आपको बहुत बहुत बधाई लेवल 13 पे पहुंचने के लिए, लेकिन जब आप लेवल 10 को क्रॉस कर जाते हैं तब आपको अपना एक कोई प्रोफेशन चूज करना होता है। तो अब आप अपना कोई एक प्रोफेशन चूज करिए। जिसे देखकर बदरमुंह वहीं रुक जाता है और वो उसके तरफ देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ कई सारे ऑप्शन होते हैं, एक वॉरियर, सपोर्टर, नाइट, प्रीस्ट, मेज, स्वॉर्ड मास्टर, आर्चर, सॉर्सर। जिसे देखकर बदरमुंह सोचता है, मैं अपने पिछले जीवन में सभी प्रोफेशन से गॉड लेवल को अचीव करा था, लेकिन मात्र एक रास्ता है जिसपे मैं आज तक नहीं चला हूँ। जिसे हम देखते हैं वो वैग्रेंट होता है। वो उसे देखकर कहता है, ये वैग्रेंट एक स्पेशल क्लास है, इसके लिए तुम्हें कोई प्रोफेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। वो हमें बताता है, अगर तुम स्वॉर्ड मास्टर हो तो तुम बस स्वॉर्ड का यूज कर सकते हो, ना कि शील्ड का भी। लेकिन अगर तुम वैग्रेंट क्लास को चूज करोगे तो तुम स्वॉर्ड भी यूज कर सकते हो, स्पेयर भी यूज कर सकते हो, शील्ड भी यूज कर सकते हो, यानी कि तुम सभी क्लास के इक्विपमेंट्स को यूज कर सकते हो। वैग्रेंट क्लास को चूज करने से अगर तुम पे कोई हमला कर रहा है तो तुम अपने डिफेंस को भी तेज कर सकते हो और साथ में ही अटैक को, यानी कि तुम डिफेंस करने के साथ साथ किसी पे अटैक भी कर सकते हो, जिस चक्कर में तुम्हारा सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। तुम हर एक इक्विपमेंट को परफेक्टली पहन सकते हो। लेकिन ये सब जो फायदा है वो बस शुरुआत के दिनों के लिए ही है। उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि आगे बढ़ना कितना मुश्किल है इस क्लास से। हर एक स्किल का अपना एक प्लेनिटी होता है, लेकिन क्योंकि तुम एक प्रोफेशन लेस इंसान रहोगे, तुम्हारा कोई प्रोफेशन नहीं रहेगा, जिस चक्कर में तुम्हारा सारा का सारा स्किल बस प्राइमरी स्किल बन के रह जाएगा, जिसका अटैक पावर भी बहुत ही ज्यादा कम रहेगा। जिस चक्कर में तुम शुरुआत के दिनों में तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा आगे बढ़ना कितना मुश्किल होते जा रहा है। तुम्हारे एक लेवल को आगे जाने में सालों लग सकता है। वो सोचता है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल पैसिव सिस्टम है, जिसकी मदद से मैं अपने स्किल को पैसिव स्किल बना सकता हूँ और इस वैग्रेंट के साथ मैं अपने सभी क्लास को पीक पे पहुंचा दूंगा। ये सोचते हुए वो वैग्रेंट क्लास को चूज कर लेता है। हम देखते हैं उसके वैग्रेंट क्लास को चूज कर लेने के बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि क्योंकि आपने अपने कोई भी स्टेट पॉइंट को अपने द्वारा निर्धारित नहीं किया, इसलिए आपके सभी स्टेट पॉइंट को एक स्पेशल क्लास स्पेल ब्लेंडर में दिया जा रहा है। हम देखते हैं उसे एक स्पेशल क्लास मिलने लगता है। 50%, 80%, 100% बाइंडिंग सक्सेसफुल रहा। आपको एक हिडन क्लास स्पेल ब्लेंडर मिला है। जिसे देखकर वो कहता है, क्या यहाँ एक हिडन क्लास भी था? वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? हे भगवान, कहीं मेरा दिमाग पागल तो नहीं हो गया? हम देखते हैं फर्स्ट प्लेस पे चैन कुनमो का नाम होता है, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, चैन कुनमो लेवल 13 प्रोफेशन चेंज वैग्रेंट। जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, क्या ये बच्चा पागल हो गया? अगर इसे इतना अच्छा टैलेंट नहीं चाहिए था तो ये मुझे लेके दे देता वो टैलेंट, लेकिन इसने ये क्या चूज करा? आखिर तुम कुछ भी चूज कर सकते थे, लेकिन ये कचरा तुमने चूज करा, ये कचरा क्लास। हम देखते हैं डायरेक्टर को, जो कि बड़े गुस्से में बदरमुंह के ट्यूशन टीचर को डांट रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं, जाओ, क्या तुम पागल हो चुके हो? इतना अच्छा पोटेंशियल है उस बच्चे में, लेकिन तुमने हमें रिपोर्ट भी नहीं करा, और तुमने उसे क्या रोज सिखाया जिसके चक्कर में वो बच्चा वैग्रेंट क्लास को चूज करा? वैग्रेंट क्लास, आखिर किस प्रकार का शरारत है ये? हम देखते हैं इस टीचर को, जो कि थर थर कांप रहा होता है। वो कहता है कि डायरेक्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। ये बच्चा चैन कुनमो, मैं जब भी इससे पूछता था तो ये हमेशा बजर प्रोफेशन चूज करने के बारे में कहता था। मुझे नहीं पता अभी इसने ये क्यों चूज करा। जिसकी बातें सुन के डायरेक्टर अपनी आंखें मीच लेते हैं और वो कहते हैं, वैग्रेंट क्लास जैसे एक ट्रेस को अपना प्रोफेशन बनाना, ये तो ऐसा है जैसे अपने भविष्य को छोड़ देना। ये बच्चा चैन कुनमो, ये कितना बेवकूफ है ये। हम देखते हैं स्टूडेंट्स के बीच एक लड़का बोलता है, क्या वैग्रेंट क्लास इतना बुरा है? हो सकता है उसके दिमाग में कोई आइडिया हो, तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमें वैग्रेंट क्लास के बारे में बताया जाता है। वैग्रेंट क्लास जो है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि तुम हर एक प्रोफेशन का स्किल्स और इक्विपमेंट यूज कर सकते हो। अर्ली स्टेज में तुम्हारा मॉन्स्टरों से लड़ना एक मक्खन खाने जितना आसान होगा। तुम सभी वेपन्स का यूज कर सकते हो, उस पे वाइड रेंज अटैक कर सकते हो। अगर वो मॉन्स्टर शॉर्ट रेंज अटैक से डरता है तुम उस पे शॉर्ट रेंज अटैक कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा अर्ली स्टेज से मिडिल स्टेज तक जाना ही आसान होगा। उसके बाद एक भी स्टेज आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा बहुत मेहनत जाएगा, क्योंकि वैग्रेंट क्लास में तुम्हारा कोई स्पेशल प्रोफेशन नहीं होगा, जिस चक्कर में तुम्हारे स्किल्स का भी लेवल अप नहीं होगा और तुम्हारे सारे के सारे स्किल्स प्राइमरी स्किल्स होंगे, जिस चक्कर में तुम्हारे अटैक में भी ज्यादा पावर नहीं होगा और तुम एक छोटे मॉन्स्टर से लड़ने में ही पूरा का पूरा दिन बिता दोगे। हम देखते हैं स्टूडेंट्स के बीच एक स्टूडेंट कहता है, इतना अच्छा टैलेंट कचरे की तरह वेस्ट हो गया। जिस पे एक स्टूडेंट कहता है, एक ऐसा प्रोफेशन जिसका अपना कोई काबिलियत ना हो, उसका भला क्या ही फ्यूचर हो सकता है, इसके बारे में तो बात ही मत करो। हम देखते हैं सीक्रेट रेलम को, जहाँ बदरमुंह बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है, वैग्रेंट क्लास ये बिल्कुल ही परफेक्ट है मेरे लिए। मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल में चेंज कर सकता है और इस सिस्टम के साथ
ये वेग्रेंट क्लास बिल्कुल ही परफेक्ट है मेरे लिए, जिससे मैं कोई भी स्किल का डैमेज को बढ़ा सकता हूँ। वो सोचता है लेकिन एक बार के लिए अगर मैं इन सब चीजों को साइड कर दूं, फिर भी अगर मैं अपने पिछले जीवन के एक्सपीरियंस और स्किल पे ही निर्भर हूँ, फिर भी मैं इस वेग्रेंट क्लास को पीक तक पहुँचा सकता हूँ। ये सोचते हुए वो अपने सिस्टम में देखता है। वो कहता है लेकिन ये स्पेल ब्लेंडर क्या है? इतना सोचते हुए वो स्पेल ब्लेंडर पर क्लिक करता है। उसे सिस्टम के द्वारा स्पेल ब्लेंडर के बारे में बताया जाता है। उसे बताता है कि इस स्पेल ब्लेंडर के कारण आप कोई भी स्किल जो आपको एकेडमी या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देगा वो आप नहीं सीख पाएंगे। आपको कोई भी स्किल सीखने के लिए आपको बॉस मास्टर को हराना होगा और उसके बाद जो स्किल ड्रॉप होगा आप वही स्किल सीख सकते हैं। और अगर आप बॉस मास्टर को हरा देंगे तो आपका एक लेवल अप कर दिया जाएगा और साथ में ही आपको 2 ज्यादा पॉइंट दिए जाएंगे। और जैसे ही आप कोई डंजन में इंटर करेंगे, इस स्पेल ब्लेंडर स्किल के कारण उस डंजन का जो लेवल होगा वो सीधे हाईएस्ट डिफिकल्टी पे सेट कर दिया जाएगा। और जब आप उस हाईएस्ट डिफिकल्टी को कंप्लीट करेंगे तो उसके रिवार्ड में आपके लेवल को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये देखकर वो सोचता है क्या मैं कोई स्किल नहीं सीख सकता हूँ? लेकिन मुझे स्किल सीखने के लिए डंजन में जाके बॉस मास्टर को अटैक करना होगा, तब मुझे स्किल मिलेगा। ये तो सच में परफेक्ट है मेरे लिए। मुझे सब कुछ पता है कि कहाँ कौन सा डंजन है और कहाँ कौन सा स्किल मिल सकता है और कैसे किस डंजन का फायदा उठाया जाए। एक ऑर्डिनरी इंसान मेरे इस एडवांटेज का कभी भी फायदा नहीं उठा सकता है, जैसा कि उम्मीद था स्पेल ब्लेंडर से। ये तो बहुत ही अच्छा निकला, लेकिन अभी के लिए मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। ये सोचते हुए वो अपने स्ट्रेंथ में पॉइंट को डालने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लावा के बीच एक टीले का सीन, जहाँ पे 2 मॉन्स्टर घूम रहे होते हैं और वो इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी बर्दरमो आकर उस दोनों के गर्दन को झपाक से काट देता है। और वो सोचता है अपने स्टेट पॉइंट को बढ़ाने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने किसी नंबर को बढ़ाया है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और साथ में ही मेरी एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। जब भी मैं अटैक करता हूँ तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हिट लगता है मॉन्स्टर को और मेरे स्टेट पॉइंट के बढ़ाने के कारण मेरा मूवमेंट भी बहुत ही ज्यादा स्पष्ट हो चुका है मेरी नजरों में। इतना वो सोच रहा होता है तभी सिस्टम मुझे बताता है इन दोनों मॉन्स्टर के मारने के कारण यहाँ पे एक स्पेशल आइटम ड्रॉप हुआ है जिसका नाम है बुक ऑफ डेमन्स। इतना सुन के वो जाके उस बुक को उठा लेता है। वो उस बुक को उठा के कहता है ये बुक को देख के ऐसा लगता है कि ये बुक एक हिडन मिशन को अनलॉक कर सकता है। वो कहता है मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था इस स्पेशल मिशन के बारे में। तो अब चलो बॉस मॉन्स्टर को मारना छोड़ते हैं और चलकर ऐसे मॉन्स्टर को मारते हैं जिससे ये हिडन आइटम ड्रॉप होगा, ताकि मैं इस हिडन मिशन को अनलॉक कर सकूं। हम देखते हैं बाहर लीडर बोर्ड का सीन, जहां अभी मात्र 60 मिनट बचे होते हैं इस एग्जामिनेशन को खत्म होने को। जबकि ये एग्जाम अब खत्म होने को है तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ आकर बॉस मास्टर को चैलेंज करेंगे ताकि वो अपने फाइनल चैलेंज को कंप्लीट कर सकें। हमें दिखाया जाता है बॉस मास्टर के एरिया को, जहाँ पे हम देखते हैं बॉस मास्टर जेलन को। हमें बताया जाता है जब तक तुम बॉस मास्टर को मार दोगे और अवेकनिंग स्टोन पे हाथ रखोगे तब तक ही तुम इस एग्जामिनेशन में पास माने जाओगे। हम देखते हैं बॉस मास्टर के पीछे उस अवेकनिंग स्टोन को और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि बड़े ही थके हारे हालत में यहाँ तक पहुँचा होता है। वो सोचता है तो क्या यही है बॉस मास्टर जेलन? जब तक मैं इसे हरा दूंगा तब तक मैं सही महीने में अवेकन माना जाऊंगा। इतना सोचते हुए उसके तरफ भागकर उस पे अटैक करने को जाता है। तभी हमें बताया जाता है बॉस मास्टर जेलन के स्किल के बारे में। बॉस मास्टर जेलन का जो मेजर स्किल है वो है सेक्रीफाइस। जब बॉस मास्टर अपने स्किल सेक्रीफाइस को एक्टिवेट करता है तो कोई एक टारगेट पे वो लॉक लगा सकता है, जिस टारगेट का अटैक पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा और साथ में ही समय के बीतने के साथ साथ उस पे एक छोटा सा कर्स अप्लाई हो जाएगा, जिस कर्स के कारण उसका बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। वो सोचता है अगर बॉस मास्टर जेलन ने अपना कर्स एक्टिवेट कर लिया तो ये पक्का ही मेरा हार होगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने स्पीड में। मैं श्योर हूँ कि जब तक बॉस मास्टर अपना स्किल एक्टिवेट करेगा तब तक मैं उसे किल कर दूंगा। इतना सोचते हुए वो जा ही रहा होता है तभी उसे एक पंच आके लगता है जिससे वो दूर जाके फेंकता है। उससे सही से उठा भी नहीं जा रहा होता है। वो जब अपना शकल ऊपर करके देखता है तो वो देखता है बॉस मास्टर जेलन को, जिसने अपना स्किल एक्टिवेट करके रखा होता है और दूसरे तरफ दिखाया जाता है उसके एक पंटर को जो कि उस पर अटैक करने को आ रहा होता है, जिसे देखकर वो सोचता है धत तेरीके, मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है और इस हालत में मैं इसके अटैक को डॉज भी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एग्जामिनेशन हॉल को, जहाँ बहुत स्टूडेंट्स घायल पड़े होते हैं और उसी बीच वो उस पोर्टल से उड़ते हुए निकलता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट बात करने लगते हैं। सब कहने लगते हैं क्या ये वही लड़का नहीं है जो इस साल टॉप 50 में था? आखिरकार ये फेल कैसे हो गया? जिस पे एक लड़का कहता है यार सच में इस क्लास के सभी टैलेंटेड स्टूडेंट ने हाई डिफिकल्टी चूज किया था। एक कहता है पिछले साल का जब एग्जाम हुआ था तब वहाँ सबसे हाईएस्ट लेवल का जो बॉस मास्टर था वो भी मात्र 10 लेवल का था इलाइट स्टेज पे, लेकिन यहाँ देख लो यहाँ एक सीक्रेट रेलम है, साथ में ही एक बॉस मास्टर है जिसे हराने के लिए तुम्हें कम से कम 5 लोगों का टीम बनाना होगा। शुरुआत के दिनों में ही ऐसे सिचुएशन को फेस करना सच में बहुत ही ज्यादा अनलकी होने जैसा है यार। उसकी बातें सुन के एक लड़का कहता है एग्जैक्टली सही कहा तुमने। जब बॉस मास्टर अपने स्किल का यूज करता है तब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। उस टाइम पे उसे तुम आसानी से मार सकते हो क्लोज रेंज अटैक में, लेकिन उसके साथ जो हट्टे कट्टे मोटी चमड़े वाले 2 पंटर हैं उसका क्या? आखिरकार तुम उसे हराने के बारे में कैसे ही सोच सकते हो? एक लड़का कहता है क्या ये वही सीक्रेट रेलम नहीं है जिसे 10 साल पहले हाईएस्ट डिफिकल्टी होने के कारण साइड रख दिया गया था? आखिरकार एजुकेशन कमीशन वाले इसे यूज क्यों कर रहे हैं दोबारा से? सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बर्दरमो को जो कि बड़े ही थके हुए हालत में बॉस मास्टर के इलाके तक पहुंच चुका होता है। वो कहता है बस आइटम्स को कलेक्ट करने में ताकि मैं हिडन मिशन को एक्टिवेट कर सकूं मैंने पहले ही 1 घंटा वेस्ट कर दिया।
लेकिन सौभाग्य से मैंने बॉस मॉन्स्टर को चैलेंज करने का अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करा। इतना सोचते हुए वो बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और बॉस मॉन्स्टर भी उसे देख के अपने मंत्र उच्चारण शुरू कर देता है, दुष्पुम भुस्वम भुस्वा, और अपने स्किल सेक्रीफाइस को एक्टिवेट कर देता है और उसके दो पंटर भी उस पे अटैक करने को दौड़ पड़ते हैं, जिसे देखकर बदरमुश सोचता है ये मोटे चमड़े वाले बीस्ट सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं। फिर वो कहता है लेकिन दुर्भाग्य से मेरे से ज्यादा फास्ट नहीं है ये। इतना कहते हुए वो एक स्टैम्प मारता है जिससे वो दोनों मॉन्स्टर चौंक जाते हैं। फिर वो जंप मार के उस दोनों मॉन्स्टर को किक करता है और वहाँ से उछल कर निकल पड़ता है बॉस मॉन्स्टर की तरफ। जाते वक्त वो रास्ते में सोचता है जब तक ये हरे चमड़े वाले बीस्ट बॉस मॉन्स्टर जैलन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक ये बॉस मॉन्स्टर जैलन जो कि अभी मैजिक कास्ट कर रहा है, इसके पास कोई रास्ता नहीं है अटैक को डॉज करने का। हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर जैलन को जो कि अपने स्किल सेक्रीफाइस को एक्टिवेट किया होता है, उसी बीच वो उस पे अटैक करने को जा रहा होता है। वो सोचता है जब तुम मैजिक एक्टिवेट कर रखे हो तब तुम बस एक ऐसे मॉन्स्टर की तरह हो जो कि बैठा है मेरे हाथों से मरने के लिए। इतना सोचते हुए वो उस पे एक किक मारता है जिससे वो बॉस मॉन्स्टर दूर जाके फेंकता है और जल्दी जल्दी में वो अपने रॉकी भैया वाले मशीन गन को निकालता है और उस पे फायरिंग शुरू कर देता है, जिसका सारा का सारा बुलेट जाकर उस बॉस मॉन्स्टर पे लग रहा होता है, जिसे देखकर वो सोचता है 10 के 10 बुलेट जो थे वो सभी के सभी एक्यूरेट जगह पे जाके हिट हुए हैं। ऐसा लगता है मेरे पिछले जीवन में जो एक स्किल था वुमेन एमिंग मशीन नाम से, वो मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। इतना वो सोच रहा होता है तभी बॉस मॉन्स्टर के वो दोनों पंटर पीछे से उस पे अटैक करने को आ जाते हैं, जिसे देखकर वो अपने वेपन स्विच स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने वेपन को भाला में चेंज कर लेता है और वो सोचता है ये बहुत ही अच्छा था इस स्किल को लेवल अप करना। इस स्किल के लेवल अप होने से ऐसा लग रहा है मेरा जीवन बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, मानो मेरा सारा का सारा कमजोर हिस्सा छुप चुका हो। इतना सोचते हुए वो उन दोनों मॉन्स्टर के लेग पे अटैक करता है। हम देखते हैं इन दोनों मॉन्स्टर के लेग के बोन को जो कि चकनाचूर हो चुका होता है। वो हमें बताता है एक नॉर्मल सा हमला अगर तुम्हारे पैर पे लगेगा तो उससे बस तुम नीचे गिरोगे, लेकिन मैं माफी चाहूंगा मेरे इस हमले के लिए। मेरा जो ये हमला है जब तुम्हें हिट होगा तब तुम्हारे पैर के जो हड्डी है वो तुरंत ही टूट जाएगा और जैसे ही तुम इससे एक हिट लोगे वैसे ही तुम्हारा हड्डी सिकुड़ने लगेगा, जिस चक्कर में तुम वहीं के वहीं ढेर हो जाओगे। और हम देखते हैं ऐसा ही होता है, वो दोनों वहीं के वहीं गिर जाते हैं। वो हमें बताता है इस डंजन के बारे में। इस डंजन का जो डिफिकल्टी है वो बहुत ही ज्यादा हाई है क्योंकि बॉस मॉन्स्टर जैलन जो है उसका कॉम्बैट एबिलिटी उतना हाई नहीं है, लेकिन जब तुम इसके दो पंटर को भी जोड़ते हो इसके साथ और ये तीनों मिलकर जो एक स्किल बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेडली स्किल हो जाता है। अगर ये सक्सेसफुली समय बाय कर लेते हैं और अपने स्किल सेक्रीफाइस को एक्टिवेट कर लेते हैं उसके बाद इन्हें हराना नामुमकिन सा हो जाएगा। इतना सोचते हुए वो बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है जिसमें अभी भी थोड़ा सा जान बाकी होता है। उसे देखते हुए वो कहता है अब जब तुम अपने दिमाग के प्रोटेक्शन को खो चुके हो तब तुम्हारा दिमाग जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। इतना कह के वो अपने भाले को उसमें भोंक देता है और हम देखते हैं पोर्टल का सीन जहाँ से सुनके और जिंजी बाहर आ रहे होते हैं। बाहर आते वक्त जिंजी कहती है सुन के ऐसा लगता है इस बार पहला प्लेस जो है वो मेरा होगा, जिसकी बातें सुन के कहता है कांग्रेचुलेशन सिस्टर जिंजी, इस बार के एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो मेरे एक छोटे से मिस्टेक के कारण है, इसलिए मेरे मन में इस लॉस को लेकर कोई भी करवाहट नहीं है। लेकिन जब वो लीडर बोर्ड की तरफ देखता है तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है 1 मिनट रुको, टॉप रैंकिंग में तो तुम्हारा नाम है ही नहीं, जिसकी बातें सुन के वो भी लीडर बोर्ड की तरफ देखती है। हम देखते हैं लीडर बोर्ड पे सबसे ऊपर होता है ली होंग का नाम जो कि लेवल 7 पे होता है और उसके नीचे होता है जिंजी का नाम जो कि लेवल 10 पे होता है और उसके नीचे होता है सुनके का नाम, वो भी लेवल 10 पे होता है। इस सब को देख के वो कहती है आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है, ये तो साफ है कि जब तुम लेवल 10 पे पहुंचोगे तभी तुम अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो। वो अपना संडास सा शकल बनाकर कहती है आखिरकार मैं एक लास्ट प्लेस आने वाले लीहोंग से हार गई, उस लूजर से। उसकी बातें सुन के 2-4 छपरी लोग उसके सामने इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें से एक कहता है चिंता मत करो जिंजी, फर्स्ट प्लेस जो है वो पक्का ही तुम्हारा है। और दूसरा कहता है सही कहा, वो बस 7 लेवल का एक चोमू है, वो आखिर सोच भी कैसे सकता है 3 तो 8 लेवल के इलाइट मॉन्स्टर को हराने के बारे में। ली होंग जो है वो पक्का ही चीटिंग किया है, इसलिए उसके आते ही डायरेक्टर जैंग जो है उसे डीन के ऑफिस में बुला ले गए, जिसकी बातें सुन के वो चश्मिश आके कहता है सिस्टर जिंग जी तुम तो जानती हो इस ऑर्डिनरी क्लास के ट्रैश लोगों को ये चीटिंग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस पे वो कहती है हाँ सही कहा, अगर इसने चीट किया है तो ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डीन के ऑफिस का सीन जहाँ कमिश्नर लू बहुत ही गुस्से में कह रहे होते हैं ली होंग क्या तूने चीट करा या नहीं, जिस पे ली होंग डरते हुए कहता है मैंने नहीं करा लेकिन मैंने बहुत ही अच्छा किया। जिस पे वो कहते हैं क्या तू अभी भी सच नहीं बोलने जा रहा है, जब मैंने तेरे से पूछा कि आखिरकार बॉस मॉन्स्टर कैसे दिखता है तो तेरे को घंटा कुछ नहीं पता है उसके बारे में, लेकिन अभी तू यहाँ खड़ा होकर कह रहा है कि तूने अच्छे से एग्जामिनेशन पास कर लिया। हमें इनके बारे में बताया जाता है इनका नाम लू युआनमिंग है और यही है जिन्होंने इस बार सीक्रेट रिलम के एग्जाम को सेटल किया है। वो बड़े ही गुस्से में कहते हैं क्या तू इस कॉलेज के हिस्ट्री का पहला एक ऐसा स्टूडेंट बनना चाहता है जो कि इस स्कूल से बहिष्कृत कर दिया गया हो, और अगर तेरे को लगता है कि जिसने तेरे को मदद करा है वो बच जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। जिसने तेरे को मदद करा है हम उसे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और जब वो पकड़ा जाएगा उसके बाद हम उसे भी नहीं जाने देंगे। जिसकी बातें सुन के ली होंग बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। वो जल्दी जल्दी में नीचे झुक जाता और कहता है कमिश्नर लू सब कुछ मेरी गलती है, मैंने ही चैन कुनमो को फोर्स करा था मेरे को एक फेवर करने के लिए, कृपया उसे मत निकालना स्कूल से।
वो बताता है कि आखिरकार चैन कुनमो ने उसे क्या बताया था उस समय पे, जहाँ हमें दिखाया जाता है चैन कुनमो उसे बता रहा होता है जब तुम उस लास्ट पार्ट पे पहुंच जाओगे उसके बाद तुम्हें एक कांटों से भरा एक रोड दिखेगा, तुम्हें बस उस रास्ते को फॉलो करते जाना है और जब तुम उस रास्ते को कंटिन्यूअसली फॉलो करते जाओगे तो वो रास्ता जो है वो तुम्हें बॉस मॉन्स्टर के सीधे पीछे ले जाएगा। क्योंकि बॉस मॉन्स्टर हमेशा आगे देखता रहता है तो वो पीछे नहीं देखेगा तुरंत ही। अगर तुम तुरंत ही उस अवेकनिंग स्टोन को छू दोगे तो तुम पास माने जाओगे इस टेस्ट में और तुम सक्सेसफुली अवेकन हो जाओगे। लेकिन जितना जल्दी हो सके हाई स्पीड में उस अवेकनिंग स्टोन को छूने की कोशिश करना। ये सब बातें सुन के कमिश्नर कहते हैं चैन कुनमो आखिरकार हमारे स्कूल में एक छुपा हुआ जीनियस था। वो कहते हैं झेंगली इस साल के एग्जामिनेशन का रिजल्ट लेके आओ, जिस पे टीचर झेंगली कहते हैं चैन कुनमो जो है उसने इतिहास के एक बहुत बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वो एक पहला ऐसा स्टूडेंट बन चुका है जो कि सबसे जल्दी लेवल 13 पे पहुंचा हो, लेकिन वो अभी भी लौटा नहीं है सीक्रेट रियल्म से। ये सब बातें बोल के वो कमिश्नर को एक टैब देते हैं और कहते हैं कि इसमें चैन कुनमो के एग्जामिनेशन का पूरा रिकॉर्डिंग है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर कमिश्नर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं ये बच्चा चैन कुनमो, इसके भविष्य का कोई भी सीमा नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पोर्टल का सीन जहाँ से बहुत स्टूडेंट्स अब अपने एग्जाम को पास करके बाहर आ रहे होते हैं। वो सब आते हुए बात कर रहे होते हैं जिंकी और सुन के जो है वो पहले ही एग्जाम को पास कर चुका है, वो भी इतनी जल्दी। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि ये रॉकेट क्लास के एक मेंबर हैं। ये सब तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। तभी बैठे हुए स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट पूछता है वो लेवल 13 पे पहुंचने वाला एक चैन कुनमो जो था वो अभी तक नहीं लौटा है क्या? जिस पे उसके बगल वाला कहता है अभी मात्र 15 मिनट बचा है एग्जामिनेशन के खत्म होने को, लेकिन क्या हो गया अगर उसके पास हाई लेवल है, अगर वो एग्जामिनेशन को फेल कर जाएगा तो इस सब का कोई मतलब नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चैन कुनमो को जो कि अवेकनिंग स्टोन पे हाथ रखने को जा रहा होता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। वो सोचता है अगर मैंने एक बार इस अवेकनिंग स्टोन को टच कर दिया तो ये एग्जाम यहीं खत्म माना जाएगा और मैं अवेकन हो जाऊंगा और मुझे सीक्रेट रियल्म से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। इसलिए चलो थोड़ी देर तक और रुकते हैं, इसे टच नहीं करते हैं। मैं एक पहला ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो कि हिडन मिशन को कंप्लीट करेगा। इतना सोचते हुए वो सारे के सारे हिडन आइटम को बाहर निकालता है, जिसमें से होता है एक बुक और दूसरा होता है एक जलता हुआ पत्थर और तीसरा होता है एक लकड़ी और चौथा होता है एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल और पांचवा होता है एक ब्रोकन स्वॉर्ड। और वो कहता है ये आखिरी और छठा रहा बॉस मॉन्स्टर का सींग। वो कहते हुए उस बॉस मॉन्स्टर के सींग को वहाँ रख देता है और कहता है इस सब को जब हम मिलाएंगे तो हम समन कर सकते हैं एक नए बॉस को। इतना कहते हुए वो उन सब आइटम को मिलाता है और वहाँ पे रख देता है। हम देखते हैं बहुत ही खतरनाक सा ऑरा आसपास इकट्ठा होने लगता है, जहाँ से आवाज आता है कौन है जो हिम्मत करता है मेरे नींद को खराब करने की। वो इस आवाज को सुनकर कहता है पक्का ये वही है, द ग्रेट बॉस तमान। हमें दिखाया जाता है इस बॉस को, इसका लेवल 12 होता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है ये जो है वो डेमन रेस का एक वॉरियर है जो कि बड़ा ही खतरनाक दिख रहा होता है। वो कहता है तो तू है कीरे जिसने मुझे जगाने की हिम्मत की, अब मर। इतना कहते हुए वो उस पे एक बड़ा खतरनाक हमला कर देता है जो कि टॉर्नेडो जैसा बन के उस पे जाके लगता है, जिसे उस अटैक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। वो सोचता है ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि ये हिडन बॉस है। अगर हम बॉस मॉन्स्टर जेलन और उसके साथ के 2 पंटर की ताकत को अगर जोड़ दें तो उस टीम की जो ताकत होगी उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर है ये हिडन बॉस तमान। ये हिडन बॉस तमान का जो एडवांटेज है वो है इसकी स्ट्रेंथ, लेकिन हर स्ट्रेंथ की अपनी एक कमजोरी होती है और इसकी कमजोरी है इसकी एजिलिटी। जब तक मैं इसे अपने कंट्रोल के अंदर रखता हूँ और इसके अटैक को रिस्ट्रिक्ट करते रहता हूँ तब तक मैं इसके साथ आसानी से डील कर सकता हूँ। इतना सोचते हुए उसे कहता है क्यों ना तुम अपने इस भारी भरकम शरीर के साथ घर जाओ और वहाँ जाके कुछ दिन और ट्रेनिंग करो, उसके बाद तुम आना मेरे से लड़ाई करने। इसकी बातें सुन के बॉस मॉन्स्टर को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है जो कि जाके उसके मुंह पे चिपक जाता है और थोड़ी देर के लिए वो ब्लाइंड स्टेट में पहुंच जाता है। हमें बताया जाता है ये स्किल सेंड थ्रो के बारे में। अगर तुमने सक्सेसफुली अपने एनिमे पे सेंड को थ्रो कर दिया तो तुम्हारा जो एनिमे होगा उसके अटैक का डैमेज हिट जो होगा वो थोड़े से परसेंटेज से डिक्रीज हो जाएगा और साथ में उसके देखने का जो व्यू होगा वो भी थोड़ा कम हो जाएगा और 3 सेकंड के लिए वो शून्य पड़ जाएगा। बर्दरमुथ सोचता है ये सेंड थ्रो स्किल उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और खास करके जब बात हो भारी भरकम अपोनेंट तमान जैसे तो इसके मूवमेंट को रोकने के लिए ये स्किल तो बिल्कुल ही यूजलेस है। हम देखते हैं तमान को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो इसी गुस्से में अपने पैसिव स्किल को ट्रिगर करता है जो कि होता है लास्टिंग। इस लास्टिंग स्किल की वजह से ये 1 सेकंड के लिए ओवर पावर हो जाएगा, जिसे देखकर बर्दरमुथ सोचता है ये सही में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लायक है हिडन बॉस होने का। लेकिन अब मेरी बारी है। इतना सोचते हुए वो अपने हाथ में प्राइमरी इक्विपमेंट सेल्फ डिस्ट्रॉइंग रोबोट को लिया होता है और वो सोचता है मुझे इसके पास जाने के लिए मुझे स्लाइड टैकल का इस्तेमाल करना होगा और वो उसका इस्तेमाल करके उसके बड़े ही क्लोज आ जाता है और वो सोचता है तमान जो है वो बहुत ही ज्यादा भारी है, मैं स्लाइड टैकल का इस्तेमाल करके इसे एक जगह पर नहीं रोक सकता हूँ, इसलिए मुझे इसे सामने से हिट करने की जरूरत है। इतना सोचते हुए वो उसके मुंह पे एक जोर का मुक्का मारता है। वो सोचता है इस पंच से ये थोड़ी देर के लिए चकरा जाएगा, जो कि हम देखते हैं उसे थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा होता है, जिसे देखकर वो सोचता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। इतना सोचते हुए उसके सींग को पकड़ लेता है और अपने प्राइमरी इक्विपमेंट डेगर का इस्तेमाल करके उस पर घप घप भोंकने लगता है और फिर वो अपने बेसिक साइज स्किल फ्रंट की को इस्तेमाल करके उसे एक लात मारता है जिससे वो दूर जाके फेंकता है। फिर हम देखते हैं उसके सींग पे लगा होता है वही सेल्फ डिस्ट्रॉय होने वाला रोबोट जो कि बीप बीप साउंड करने लगता है, जिसे देखकर बर्दरमुथ बड़ा ही डेविल सा स्माइल देखता है। फिर हम देखते हैं वो सेल्फ डिस्ट्रॉय होने वाला रोबोट ब्लास्ट हो जाता है और तभी हम देखते हैं तमान को जो कि खांस रहा होता है।
जिसे देखकर बर्दरमो सोचता है वापस खड़े होने के बारे में तो दोबारा सोचना भी मत। इतना सोचते हुए वो उस पे 2-4 चाकू फेंक देता है जो कि उसके टांग में जाके गड़ जाता है और वो उसके करीब जाकर उसके सींग पे लात रखते हुए कहता है, क्या फायदा तुम्हारे इतने स्ट्रांग होने का, जब तुम इस एरिया से रिस्ट्रिक्टेड हो तब तक तो मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकते। इतना कहते हुए अपने रॉकी भैया वाले मशीन गन को निकालता है। अब लगता है इसका भी राम नाम सत्य होने जा रहा है। उसी समय हम देखते हैं बाहर लीडर बोर्ड का सीन, जहां फर्स्ट प्लेस पे होता है चेन कुनमो का नाम, जो कि लेवल 14 पे पहुंच चुका होता है और उसके क्लास चेंज में होता है वैग्रेंट, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं आखिर क्या है ये चेन कुनमो, ये अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ और ये कोई ऐसा इंसान बन चुका है जिसे फर्स्ट प्लेस मिल चुका हो। क्या रैंकिंग इस तरीके से नहीं निर्धारित है, जो सबसे पहले एग्जाम को पास करेगा वही रैंकिंग में सबसे ऊपर आएगा। आखिरकार ये सेंस भी कैसे बनाता है ये साला चेन कुनमो, ये कुत्ता, ये पक्का ही चीट करा है। स्टूडेंट्स कह रहते हैं हाँ यही हो सकता है, वरना और क्या ही बात हो सकती है। हो सकता है वो इसलिए सीक्रेट लैब से बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि वो डरता है हम सबको अपना चेहरा दिखाने से। वैसे भी जब समय खत्म हो जाएगा तो सभी को सीक्रेट लैब से टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, बस रुको इंतजार करो उसके बाहर आने का। इन सभी स्टूडेंट्स की ऐसी बातें सुन के कमिश्नर कहते हैं ये बच्चे ये कुछ नहीं जानते, चैन कुनमो पक्का ही एग्जामिनेशन के खत्म होने से पहले बाहर आ जाएगा। जिनकी बातें सुन के डायरेक्टर सोचते हैं ये कितना समय हो गया है लेकिन मैंने कमिश्नर को इस प्रकार भावुक नहीं देखा है। आखिरकार ये क्यों इतना श्योर है कि चैन कुनमो एग्जामिनेशन के खत्म होने से पहले ही बाहर आ जाएगा। हमें दिखाया जाता है एग्जामिनेशन के खत्म होने को अब बस 59 सेकंड बाकी होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है चैन कुनमो का सीन, जहां सिस्टम उसे बता रहा है कांग्रेचुलेशन आपको सभी बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए, क्योंकि आपने सीक्रेट लैब के सभी बॉस को मार दिया। इसके कारण स्पेल ब्लेंडर क्लास का जो रिवार्ड है वो एक्टिवेट हुआ है और इसके रिवार्ड के रूप में आपको जो रिवार्ड मिलने वाला था उसे 50% से बढ़ा दिया गया है। और उसे बताता है क्योंकि आपने हिडन बॉस तमान को पूरी तरीके से छली कर दिया, इसलिए इस समय आपके एक्सपीरियंस पॉइंट को 200% से बढ़ा दिया जा रहा है। उसे बताया जाता है कि आपको 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। फिर से उसे नोटिफिकेशन से बताया जाता है कि कांग्रेचुलेशन हुआ आपको लेवल 14 पे पहुंचने के लिए, जिसे देखकर वो कहता है तो ऐसा लगता है सभी के सभी हिडन मिशन को कंप्लीट करना इस रिवार्ड के लायक था। फिर वो कहता है क्योंकि मैंने पहले ही अपने क्लास को चेंज कर लिया है वैग्रेंट में, तो क्या ये अवेकनिंग स्टोन अब भी मुझ पे इफेक्ट करेगा। इतना कहते हुए वो जाके उस अवेकनिंग स्टोन पे हाथ रख देता है। तो जैसे ही बर्दरमो अवेकनिंग स्टोन पे हाथ रखता है, उस अवेकनिंग स्टोन पे कोई एंशिएंट सा मंत्र अपीयर होने लगता है और उसे इस सीक्रेट रिलम का सिस्टम बताता है आपको कांग्रेचुलेशन हो इस टाइम के एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। आप अपने टैलेंट को अवेक करते हैं। इतना वो बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं वो सब जो एंशिएंट मंत्र होता है उस सब का एनर्जी बर्दरमो के शरीर में जाने लगता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम उसे बताता है आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम था वो लेवल 2 पे पहुंच चुका है। अब जो आप अपने स्किल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसकी संख्या 2 से बढ़ के 3 हो चुकी है। फिर से उसे मैसेज के रूप में बताया जाता है क्योंकि आपका क्लास स्पेल ब्लेंडर है, इसलिए आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो हमेशा डबल कर दिया जाएगा। इसलिए वो 3 की संख्या 4 में बदल चुकी है, यानी कि अब आप 4 एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल में चेंज कर सकते हैं। फिर से उसे बताता है कि अभी के आपके इस कारनामे के रिवार्ड को कैलकुलेट किया गया, आपको इसके रिवार्ड के रूप में एक जोड़ी पूमा का जूता दिया जा रहा है और चूंकि आपने सक्सेसफुली हिडन बॉस को किल कर दिया, इसके रिवार्ड के रूप में आपको एक प्राइमरी बुक दिया जा रहा है क्रिटिकल हिट का। इस बुक की मदद से आपके क्रिटिकल हिट का जो बेस है वो 20% से इंक्रीज कर दिया जाएगा। इन सब रिवार्ड को देखकर वो कहता है क्या मैं 2 और स्किल को पैसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। मैं इस सब को खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। इतना कहते हुए वो एक और स्किल को पैसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। हमें दिखाया जाता है उस स्किल को जिसका नाम होता है ग्लैटिंग गन। इस स्किल के कारण वो जब भी कोई फायर आर्म टाइप अटैक लॉन्च करेगा तो इसके कारण 25% चांस होंगे उसके 10 बुलेट को हिट होने का, जिसे देखकर वो सोचता है 100% गारंटी हिट के साथ। इसका मतलब है कि मैं भविष्य में बहुत सारा अपना मेहनत बचा सकता हूँ और साथ में बुलेट भी, जिसके बारे में सोच के उसके मन में अभी से उफान आ रहा होता है। वो कहता है या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं अपने से हाई लेवल के बॉस मॉन्स्टर को भी हरा सकूं। वो हमें बताता है जब तुम अपने सेम लेवल के या फिर उससे हाई लेवल के मॉन्स्टर के साथ फाइट करने को जाते हो तब तुम्हारा सारा का सारा एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली सप्रेस कर दिया जाता है और स्पेशली तुम्हारा हिट रेट और तुम्हारा क्रिटिकल हिट रेट। इस चक्कर में तुम मॉन्स्टर के हाथों मारे जाओगे जब तक कि तुम उसे मार सको। लेकिन मेरे इस पैसिव स्किल के साथ जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने से हाई लेवल के मॉन्स्टर को भी नीचे ले जा सकता हूँ जब तक कि वो मर न जाए। इतना सब कुछ बोलने के बाद वो अपने सिस्टम की तरफ देखता है जहाँ अब एक ही स्पॉट बाकी होता है किसी भी एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल में चेंज करने के लिए, जिसे देखकर वो कहता है इसका एक लिमिट है कि मैं कितने स्किल को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, इसलिए मुझे मोस्ट इफेक्टिव स्किल को चूज करना होगा ताकि मैं अपने ओवरऑल कॉम्बैट पावर को बढ़ा सकूं। वो कहता है तो ऐसी बात है तो चलो मैं इसे चूज करता हूँ। इतना कहते हुए वो एक स्किल को चूज करता है। सिस्टम उसे बताता है कि पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल रहा। हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है वाइड स्वेप। इस स्किल के कारण आपका 10% चांस होगा आपके 10 मीटर के रेडियस के सभी एनिमी को नॉकडाउन करने का। वो हमें बताता है अगर मैं कंपेयर करूँ एयरबोर्न स्किल को इस स्किल से, तो एयरबोर्न स्किल को बहुत ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन तुम्हें वाइड स्वेप का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसका अटैक रेंज जो है वो भी ज्यादा है, जिसके कारण हम ज्यादा से ज्यादा एनिमी को नॉकडाउन कर सकते हैं। ये सब क्वालिटीज इस स्किल को मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल बनाता है। इसके बाद वो कहता है सिस्टम मुझे मेरे स्टेटस विंडो दिखाओ, जहाँ पे हम देखते हैं इसके स्टेटस विंडो को। नेम चैन कुनमो लेवल 14, स्ट्रेंथ 20, एजिलिटी 98, इंटेलिजेंस 20, अवेकन टैलेंट लेवल 2 एसएस रैंक ट्रांसफॉर्मेशन, पैसिव स्किल रिपल स्लैश लेवल 1, ग्लैटिंग गन लेवल 1, वेपन स्विच लेवल 1, वाइड स्वेप लेवल 1, ओवरऑल कॉम्बैट पावर 9972। वो कहता है मेरा ओवरऑल कॉम्बैट पावर जो है वो पहले से 10,000 को क्रॉस करने को है
मैं अपना जर्नी मिनलैंड के एपोकलिप्सिस में शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे पास कम से कम लड़ने का तो चांस होगा ही। अब समय है यहाँ से बाहर निकलने का। उसी समय हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ अनाउंस किया जा रहा होता है कि ये एग्जामिनेशन जो है वो खत्म होने को जा रहा है, सीक्रेट रियल्म को अब क्लोज किया जाएगा। तभी हम देखते हैं वो पोर्टल बहुत जोर से चमकने लगता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स अपने आंखों पे हाथ रखने लगते हैं। वो कह रहे होते हैं आखिरकार इतना उजाला क्यों आ रहा है पोर्टल से। हम देखते हैं उस पोर्टल से बर्दरमो बड़े ही स्वैग में बाहर आता है, जिसे देखकर स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं ये चेन कुनमो ये सही में सक्सेसफुली अवेकन हो गया और ये मैनेज कर लिया समय पे बाहर आने को। उसे देखकर कमिश्नर सोचते हैं ये सही में सक्सेस हो गया, ये बच्चा, इसके फ्यूचर का कोई सीमा नहीं होगा। उसे देखते हुए एक स्टूडेंट पूछती है जब से ये आया है इसके चेहरे पे कोई भी उतार चढ़ाव नहीं देखा जा सकता है, क्या यही सच्चा चरित्र है एक बड़े व्यक्ति का। जिसकी बातें सुन के एक दूसरा स्टूडेंट कहता है बड़ा चरित्र, ये बस एक कुत्ता है जो चीटिंग करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, पकड़ो इसे और ली होंग को और फेंक दो जिनचियन कॉलेज से बाहर। तीसरा स्टूडेंट कहता है कमिश्नर लू ये तो क्लियर है कि चेन कुनमो के रिजल्ट के साथ पक्का कोई न कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कृपया इसकी जांच पड़ताल करें। उन सभी स्टूडेंट्स की बातें सुन के कमिश्नर लू कहते हैं सभी के सभी शांत हो जाओ। जिनकी आवाज सुन के पूरा का पूरा माहौल शांत हो जाता है। बहुत स्टूडेंट्स थर-थर कांपने लगते हैं। वो तुरंत ही चेन कुनमो के पीछे चले जाते हैं और पूछते हैं चेन कुनमो क्या तुम सही में पास हुए। जिनकी आवाज सुन के चेन कुनमो की हवा टाइट हो जाती है। वो सोचता है कितना फास्ट, आखिरकार कब ये मेरे पीछे आ गए, लेकिन वो अपने चेहरे पे कोई भी भावना नहीं दिखाता और कहता है हाँ मैं पास हो गया। जिसे सुनकर कमिश्नर लू बड़ा ही खुश हो जाते हैं, कहते हैं बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम स्वर्ग से भेजे हुए एक जीनियस हो। वो कहते हैं चेन कुनमो जो है पूरा डिजर्व करता है फर्स्ट प्लेस पे रहना। कमिश्नर लू की ऐसी बातें सुन के कहता है कमिश्नर लू ये तो साफ है कि चेन कुनमो के रिजल्ट के साथ कुछ न कुछ गलत है। आखिरकार जो सीक्रेट रियल्म से सबसे लास्ट में आया है उसे फर्स्ट प्लेस कैसे मिल सकता है भला। उसी के साथ जिंग जी कहती है बिल्कुल सही कहा, हमें एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, आखिरकार स्कूल हमारे साथ ऐसे चीट नहीं कर सकता। उन दोनों की बातें सुन के सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं हाँ हमें प्रूफ दिखाओ, हाँ हमें प्रूफ दिखाओ, इस चीटिंग करके आगे आने वाले कुत्ते को बाहर फेंको। ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स की ऐसी बातें सुन के कमिश्नर लोग गुस्से में कहते हैं मेढकों का एक झुंड, जिसे ये नहीं पता कि कुएं के बाहर की दुनिया कैसी है। कारण कि चेन कुनमो को फर्स्ट प्लेस मिला ये इसलिए है क्योंकि चेन कुनमो पहला ऐसा स्टूडेंट था जिसने सक्सेसफुली हिडन बॉस मॉन्स्टर को किल करा। ये 12 लेवल के एडवांस बॉस मॉन्स्टर को हराया। अगर ये फर्स्ट प्लेस डिजर्व नहीं करता है तो क्या तुम मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम बेवकूफों में से कोई फर्स्ट प्लेस को डिजर्व करता है। कमिश्नर लू की ऐसी बातें सुन के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं क्या यहाँ एक हिडन बॉस भी था। स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं मैंने कभी नहीं सुना इस हिडन बॉस के बारे में, और यहाँ तक कि हमें जो टेक्स्ट बुक दिया गया था उसमें भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। तो उस पे दूसरा स्टूडेंट पूछता है तो इस चेन कुनमो को हिडन बॉस के बारे में कैसे पता लगा। उसी समय हम देखते हैं टीचर को जिसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम है जू क्विंग। ये रॉकेट क्लास के होम रूम टीचर हैं। वो मन ही मन सोच दिया एक वीक स्टूडेंट वो भी नॉर्मल क्लास से फर्स्ट प्लेस प्राप्त करता है, क्या ये हमारे मुंह पे तमाचा नहीं है। क्या हिडन बॉस ये पक्का ही चीटिंग करा होगा, मैं सबके सामने से पक्का एक्सपोज कर दूंगी। इतना सोचते हुए वो छिपकली की तरह कूद कर उसके पास आ जाती है और पूछती है क्यों नहीं स्टूडेंट चेन कुनमो तुम सबके साथ शेयर करो कि तुम्हें कैसे पता लगा ये मेथड हिडन बॉस को समन करने का। जिस पे बर्दरमो कहता है और मुझे क्यों बताना चाहिए तुझे ये। जिसकी बातें सुन के इसकी शक्ल सड़े हुए बैगन जैसे हो जाती है। उसकी ऐसी बातें सुन के एक स्टूडेंट का तो जबड़ा ही मुंह से बाहर आ जाता है। स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं पूरे एकेडमी के हिस्ट्री का ये सबसे यंगेस्ट होम रूम टीचर है रॉकेट क्लास का, और चेन कुनमो इसकी बेइज्जती करने का हिम्मत करता है। एक स्टूडेंट कहता है ये बहुत ही गुस्से वाली टीचर है, देखना ये चेन कुनमो कब नहीं जाने देगी। हम देखते हैं उसी समय सुनके को जो कि बड़े ही गुस्से में कहता है तुम बहुत दूर जा रहे हो चेन कुनमो, क्या ये तरीका है तुम्हारा शिक्षक से बात करने का। इतना कहते हुए वो अपने तलवार को निकालता है और कहता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ डुअल के लिए। उसकी ये बातें सुन के स्टूडेंट्स कह रहे हैं सीनियर सुन के जाओ इसे एक सबक सिखाओ, इससे कम से कम हमें एक जरिया तो मिलेगा अपने गुस्से को निकालने का। जिस पे दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसे भी तो स्वाद चखने दो इस स्कूल के दूसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट का। उसी समय चेन कुनमो कहता है मेरे से डुअल करना चाहता है तो, लेकिन क्या तू उस लायक है। बर्दरमो की ऐसी बातें सुन के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं सीनियर सुन के ने तेरे को चैलेंज करा, ये तो सीनियर सुन के हैं जो तुझे उस लायक समझते हैं, लेकिन तू घृणित कुत्ते, तुझे तो बस ये पता है कि कैसे बड़ी बड़ी बातें किया जाए। ये सब बोलकर वो उसे बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे रहे होते हैं। तभी जिंग जी सामने आती है और कहती है चेन कुनमो अगर तुम इतना कॉन्फिडेंट हो तो क्यों ना मैं और सुन के मिलके तेरे से लड़ें, क्या तब हम वर्दी होंगे तेरे से लड़ने को। उसकी बातें सुन के बर्दरमो उससे पूछता है और तू है कौन, जो सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शौक में चली जाती है और कहती है तुम, मैं। फिर वो गुस्से में कहती है तुम सच में मुझे नहीं जानते, मैं इस जिंगचियांग कॉलेज के ब्यूटी गॉडेस हूँ। चेन कुनमो अपनी नाक में उंगली करते हुए कहता है मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। इतनी बातें सुनने के बाद सुन के गुस्से में कहता है चेन कुनमो तुम बात को बतंगर बना रहे हो, तुम हिम्मत करते हो रॉकेट क्लास के स्टूडेंट को नीची नजरों से देखने की, आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। वो गुस्से में कहता है मैं तेरे अगेंस्ट एक अरीना डुअल करना चाहता हूँ। सुनके का ये चैलेंज सुनकर ये नागिन जैसे दिखने वाली टीचर सोचती है अरीना एक बैटल ग्राउंड सर्व करता है अवेकनर्स के लिए। अगर तुम किसी का भी चैलेंज रिफ्यूज करोगे इसका मतलब तुम्हारा रेपुटेशन पूरा ही खराब हो जाएगा, लेकिन अगर इसने स्वीकार करा और ये फर्स्ट प्लेस सही में चीटिंग करके प्राप्त करा है तब तो ये सुनके के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। उसी समय बर्दरमो गुस्से में कहता है अगर तुझे इतनी ही मरने की जल्दी है तो आ जाओ मैं तुम्हारी मदद करूँ। जिसे देखकर कमिश्नर लू सोचते हैं ये बच्चा, इसका गुस्सा तो मेरे से भी ज्यादा तेज है जब मैं युवा था उसके उपेक्षा में, लेकिन चलो इस चांस का इस्तेमाल करते हैं इसकी असली ताकत देखने के लिए। ये सब सोचने के बाद वो कहते हैं जब तुम दोनों राजी हो अरीना डुअल करने के लिए तो ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करेगा।
इतना कह के वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक क्यूब जैसा बैटलफील्ड तैयार कर देते हैं, जिसके बाद वो सुनके से कहते हैं मुझे आशा है कि तुम अपना बेस्ट दोगे ताकि बाद में तुम्हें इस बात को लेकर रिग्रेट ना हो। जिस पे सुनके कहता है जी कमिश्नर लू। उसके बाद वो बर्दरमो से कहता है मैं देखना चाहूंगा कि तुम क्या सब कर सकते हो। जिस पे बर्दरमो कहता है बकवास बातें करके मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। इतना कह के वो तुरंत ही अरीना पे चला जाता है और कहता है तो आजा शुरू करें। बर्दरमो की ये कभी न खत्म होने वाली एटीट्यूड देखकर सुनके को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से में कहता है तू कमीने दोबारा रिग्रेट मत करियो इस बात पे। इतना कह के वो अपनी स्पीड वाले पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ धांसू से एंट्री मारता है। हमें इस स्पीड के बारे में बताया जाता है जिसके पास भी रैंक ए का इनिशिएट टैलेंट होता है वो अपने मूवमेंट स्पीड और अपने अटैक स्पीड को 50% से बढ़ा सकता है। उसकी ये धांसू भरी एंट्री देखकर स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। स्टूडेंट्स कह रहते हैं जरा देखो ये तो स्वॉर्डमैन सिग्नेचर स्किल डिस्प्लेमेंट है। जिस पे दूसरा स्टूडेंट कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर सुन के अपने इनिशिएट टैलेंट की मदद से इस स्किल को उस लेवल तक पहुंचा देंगे जहां हम उनकी स्पीड की वजह से उन्हें देख भी नहीं सकते कि वो कहाँ है। अरीना में हम देखते हैं सुनके को जो कि अपनी स्पीड की मदद से बर्दरमो के पीछे पहुंच जाता है और कहता है स्टूडेंट चेन कुनमो ऐसा लगता है तुम बस बातें फेंकने में ही सबसे ज्यादा माहिर हो। इतना कहते हुए वो अपने तलवार को निकालता है और कहता है कि अब तुम मरो, लेकिन बर्दरमो समय रहते उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है ऐसी बात है क्या। चेन कुनमो को सुनके के अटैक को डॉज करते हुए देख सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो जाते हैं। वो कहते हैं आखिरकार चेन कुनमो ने सीनियर सुनके के अटैक को डॉज कैसे करा, क्या तुम देख सके क्या। जिस पे दूसरा स्टूडेंट कहता है मैं तो नहीं देख सका, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है इसने जो टैलेंट अवेक करा है रैंक ई इनिशिएट टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें कोई एजिलिटी भी इंक्रीज होता हो। जिस पे दूसरा स्टूडेंट कहता है मजाक करना बंद करो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी समय सुन के बड़े ही गुस्से में कहता है ये तो बस एक कोइंसिडेंस था जिसके वजह से तू मेरे अटैक को डॉज कर सका, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए वो अपने स्किल वाइड स्वीप को एक्टिवेट करता है और उस पे एक स्लैश मारता है जिसके कारण बर्दरमो घिसकते हुए दूर जाता है। उसी समय वो अपने स्किल चार्ज को एक्टिवेट करता है और कहता है अब तू ये ले, जिससे बर्दरमो उछल कर डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऊपर भी अपर कट स्किल का इस्तेमाल करके उस पे अटैक करता है जिसे बर्दरमो अपने स्वॉर्ड से रिफ्लेक्ट कर देता है और उसे एनालाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। उसी बीच वो अपने स्किल डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल करता है और अपने स्पीड को बढ़ाकर उस पे आगे से स्ट्राइक लगाने को बढ़ता है और बर्दरमो भी उसके तरफ ही बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़े धमाके का सीन। उस धमाके को देख के सभी स्टूडेंट्स कह रहे थे जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते थे सीनियर सुनके से उनके पास सभी स्किल का एक परफेक्ट कॉम्बो है जिसके कारण वो एक हॉरिफाइंग पावर रिलीज कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं मर जा तू चीटिंग करने वाले कुत्ते। पीछे से जिंजी भी कह रही होती है बहुत बढ़िया सुनके। उसी समय हम देखते हैं सुनके को जो कि अरीना में हाँफ रहा होता है। वो कहता है कोई भी मेरे इस जोर के स्पीड वाले हमले से नहीं बच सकता। वो इतना कह ही रहा होता है उसी बीच उसे आके मुंह पे एक जोर का लात लगता है जिसके कारण वो आश्चर्य में ही होता है। तभी उसे बर्दरमो एक और लात मारता है उसके पेट पे, जो देखकर वो नागिन जैसे दिखने वाली टीचर और कमिश्नर लू बड़ा ही शौक हो जाते हैं। कमिश्नर लू सोचते हैं यानी कि इस बच्चे को लेके मेरा फैसला गलत नहीं था। हम देखते हैं बर्दरमो को जो कि अपने पैसिव स्किल को एक्टिवेट करता है और बड़े ही तेजी में सुनके के नजदीक जाता है और उसे रिपल स्लैश का एक्टिवेट करके ढेर कर देता है। उसे ढेर करने के बाद वो कहता है तुम्हारा जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है अगर मैं उसे कंपेयर करूं अपने एजिलिटी से जो कि 100 पॉइंट तक जल्द ही पहुंचने वाला है। बर्दरमो को सुनके को तुरंत ही हराते हुए देख सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम सही से देख भी पाए, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। सुनके एक ऐसा जीनियस है जो हर जगह पे बेस्ट माना जाता है, लेकिन वो बस 30 सेकंड में ही हरा दिया गया। आखिर किस प्रकार की ताकत है ये। हम देखते हैं बर्दरमो को जो कि जिंजी को नीची नजरों से देखते हुए पूछता है क्या तू अब भी मेरे से फाइट करना चाहती है। जिस पे जिंजी डरते हुए कहती है नहीं मैं सही में तुम्हें चैलेंज करने के लायक नहीं हूँ। हम देखते हैं जब चेन कुनमो बैटलफील्ड को छोड़कर जा रहा होता है तब सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं सर मुझे माफ करिएगा, हम सब बेवकूफ थे, हम आपको पहचान नहीं पाए और हमने आप पे इल्जाम लगा दिया चीटिंग करने का, आप तो हमारे भगवान हैं। जिस पे एक स्टूडेंट कह रहा होता है तुम सब तुरंत ही साइड बदल रहे हो, तुरंत ही तुम सब थोड़ी देर पहले इसे गाली दे रहे थे और अभी तुम सब इसकी पूजा करने लगे। जिस पे वो स्टूडेंट कहता है हम सब हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग की, चेन कुनमो पूरा डिजर्व करता है फर्स्ट प्लेस पे रहना। कुछ लड़कियां कह रही होती है सर क्या आपके पास गर्लफ्रेंड है, अगर नहीं तो चलिए कॉन्टेक्ट करते हैं। जिंजी सोच रही होती है मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था चेन कुनमो को इतना स्ट्रॉन्ग होना, मैं क्यों इसके लिए एक स्ट्रेंथ सी फीलिंग महसूस कर सकती हूँ। कमिश्नर लू सोच रहे होते हैं इसके अटैक पे रिएक्ट करने का समय और इसके स्किल को एक्टिवेट करने का समय सब कुछ मेरे से ज्यादा है जब मैं यंग था। क्या ऐसा हो सकता है कि चेन कुनमो लेजेंडरी 5th टायर गॉड लेवल तक पहुंच सके। वो सोच रहे होते हैं ये एक ट्रू जीनियस है, एक ऐसा टैलेंट जो पक्का ही आगे जाएगा, हमें इसके लिए कितना भी सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े फर्क नहीं पड़ता, हमें इसे अपने जिंगचैन कॉलेज में ही रखना होगा। ये सब कुछ सोचने के बाद वो आगे आते हैं और कहते हैं कि मैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे ये अनाउंस करता हूँ कि चेन कुनमो की इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से हम उसे 1 मिलियन ब्लू स्टार करेंसी और टाइटल ऑफ हेवेंस प्राइड स्टूडेंट को अवार्ड के रूप में देकर इसे पुरस्कृत करेंगे। हेवेंस प्राइड स्टूडेंट टाइटल के बारे में सुनकर स्टूडेंट, टीचर और प्रोफेसर सबके सब चौंक जाते हैं। उन सब का ऐसा रिएक्शन देखकर बर्दरमो सोचता है इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि ये टाइटल कुछ ज्यादा ही खास है। मैं सोचता हूँ क्या मैं इस टाइटल को मनी के लिए एक्सचेंज कर सकता हूँ। डायरेक्टर कहते हैं ये 20 साल से ज्यादा हो गया जब हमारे जिंगचैन कॉलेज में एक हेवेंस प्राइड स्टूडेंट अपीयर हुआ हो। पिछला जो हेवेंस प्राइड स्टूडेंट था वो अभी 4th टायर प्रोफेशनल पे है। वो हमें बताते हैं कि मामूली अवेकनर्स जो हैं वो अपने पूरे जीवन में बस 2nd टायर प्रोफेशनल तक पहुंच पाते हैं।
यहाँ तक कि पूरे जिंगचैन कॉलेज में भी कमिश्नर लू और ऐसे कुछ मात्र टीचर हैं जो कि 3rd टायर पे पहुंचे हो। वो कहते हैं अगर ये टाइटल चैन कुनमो को दे दिया गया, उसी वक्त वो नागिन जैसे दिखने वाली टीचर सोचती है इसका मतलब ये होगा कि फ्यूचर में जाके चैन कुनमो पक्का ही 4th टायर प्रोफेशनल पे पहुंचेगा। इतना ताकतवर स्टूडेंट, मैं इसे पक्का ही अपने रॉकेट क्लास में भर्ती कर लूंगी। अगर मैं फ्यूचर के 4th टायर प्रोफेशनल का टीचर बन गई तो मैं भी सुर्खियों में आ जाऊंगी। इतना सोचते हुए वो चैन कुनमो के पास जाती है और अपने बड़े बड़े विचारों को उसके हाथों से दबाते हुए कहती है, स्टूडेंट चैन कुनमो, क्या तुम रॉकेट क्लास के क्लास मॉनिटर बनने में इंटरेस्टेड हो? अगर तुम रॉकेट क्लास के क्लास मॉनिटर बन जाते हो तो मैं तुम्हें इस महीने के एग्जाम के लिए कुछ समय तक पढ़ा सकती हूँ, वो भी अकेले में। उन सब की ऐसी बातें सुन के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, ओ माय गॉड, टीचर जुकिन हमारे गॉडेस हैं, उनसे पढ़ना, वो भी अकेले में, इसके लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हैं। ये लड़का आज इसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही चमक रही है, इतना अचीवमेंट प्राप्त करना और डायरेक्ट एंट्री रॉकेट क्लास में। लेकिन यार अपना ब्रदर है बड़ा कूल, वो उसके विचारों में दबड़े अपने हाथ को हटाता है और कहता है, तुम मुझे पढ़ाने योग्य नहीं हो। सिर्फ तुम ही नहीं, इस जिंगचैन स्कूल के कोई भी टीचर मुझे नहीं पढ़ा सकता। मैंने वेग्रेंट को अपना प्रोफेशन चूज करा है और यहाँ पे कोई भी वेग्रेंट प्रोफेशन से नहीं है, तो तुम सब मुझे नहीं पढ़ा सकते। उसकी बातें सुन के वो नागिन जैसे दिखने वाली टीचर कहती है, तुम बस लेवल 14 पे हो, आखिरकार मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा सकती। उसी बीच कमिश्नर लू सामने आते हैं और कहते हैं, जाओ कि भूल जाओ इसे, आखिरकार एक क्लास वाले दूसरे क्लास वाले को कुछ नहीं पढ़ा सकता। कमिश्नर लू हमें बताते हैं, जब से हम सब अपना अलग अलग क्लास चुनने लगे तब से हम सब अपना प्राइमरी स्किल को फेंक ही दिए मानो। हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वेग्रेंट क्लास के फाइटिंग स्टाइल और स्किल्स को लेके। यहाँ तक कि इस साल स्टेट में भी चैन कुनमो को कोई नहीं पढ़ा सकता। चैन कुनमो का जो भविष्य है वो अब उसी के हाथों में है। इतने सारे भाषण झाड़ने के बाद कमिश्नर लू कहते हैं, स्टूडेंट चैन कुनमो, तुम्हारा जो ये रास्ता है वेग्रेंट क्लास का, ये बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। मैं आशा करता हूँ तुम इस बात को लेके कभी रिग्रेट नहीं करोगे। जिस पे चैन कुनमो कहता है, जबकि मैंने इस रास्ते को चुना है तो मैं इस पे कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगा। और वो मन ही मन सोच रहा होता है, खास करके जब मेरे पास एक ऐसा सिस्टम हो जो एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल में बदल सकता है, तब तो मैं बिल्कुल ही रिग्रेट नहीं करूंगा। उसकी बातें सुन के कमिश्नर लू कहते हैं, बहुत बढ़िया, जबकि तुम्हें इस स्कूल में कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता तो चलो मैं तुम्हें एक स्पेशल परमिशन देता हूँ कि तुम खुद से स्टडी कर सकते हो। और मैं आशा करता हूँ कि इस महीने के आने वाले अनफाइड एग्जाम में भी तुम अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाओगे। हमें बताया जाता है इस अनफाइड एग्जाम के बारे में, ये एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी कंट्रियों के लिए। इस एग्जाम के जरिए सभी कंट्री अच्छे अच्छे टैलेंट्स को चुनते हैं और जीतने वाले को बहुत अच्छे अवार्ड और बहुत सारे रिसोर्सेज से पुरस्कृत करते हैं। कमिश्नर लू की ऐसी बातें सुन के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, इतना प्राइवेसी देना किसी स्टूडेंट को, ये तो पहला बार है जिंगचैन कॉलेज में जो किसी स्टूडेंट को इतना प्राइवेसी दिया गया हो। सभी लड़कियां कह रही होती है, वाओ चैन कुनमो कितना औसम है। चैन कुनमो बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। लेकिन एक प्रश्न है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस पे कमिश्नर लू कहते हैं, हाँ बिल्कुल पूछो, क्या पूछना है तुम्हें। तो चैन कुनमो कहता है, आपने जो मुझे वादा किया था 1 मिलियन ब्लू स्टार करेंसी देने का, आखिरकार वो मुझे कब तक मिल जाएगा। उसका ये बचकाना सवाल सुन के उन दोनों के पैर से तो मानो जमीन ही खिसक जाता है। आज का जो ये इवेंट होता है वो हर न्यूज़पेपर में छप जाता है। हम देखते हैं कई न्यूज़पेपर के आर्टिकल जहाँ पे लिखा होता है, एक जीनियस उभर के बाहर आया जिंगचैन कॉलेज से। जिंगचैन कॉलेज में एक जीनियस आया जिसे हेवेंस ब्राइट स्टूडेंट टाइटल दिया गया। ऐसे ऐसे कई सारे न्यूज आर्टिकल्स लिखे होते हैं। हम देखते हैं कई सारे रिपोर्टर्स को जो कि डायरेक्टर की इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं आखिरकार वो बच्चा भविष्य में किस यूनिवर्सिटी में जाने का प्लान कर रहा है। एक पूछ रहा होता है आखिरकार उसने सभी क्लास को छोड़ के फ्रीलांसर क्लास क्यों चुना। ये सब वेग्रेंट क्लास को ही फ्रीलांसर क्लास कह रहे होते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है, क्या चैन कुनमो हमारे सामने आकर एक बार इंटरव्यू दे सकता है। जिस पे डायरेक्टर कहता है, मुझे माफ करेगा लेकिन चैन कुनमो अभी हमारे स्कूल में नहीं है। उसी समय हमें दिखाया जाता है एपोक्लेसिक मैनेजमेंट एसोसिएशन का सीन, जहाँ पे चैन कुनमो अपना आईडी बनाने गया होता है। वो सोचता है यहाँ पे आईडी बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। हम देखते हैं एक मशीन में उसका पूरा जानकारी निकल के आता है। वो मशीन उससे कहता है, नाम चैन कुनमो, जिसका जन्म साल स्टेट में हुआ, लेवल 14, 3rd ईयर का स्टूडेंट्स, वो भी जिंगचैन कॉलेज से, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, तुम्हारा आईडी बन के तैयार है। हमें बताया जाता है 100 साल पहले इस प्लेनेट पे एकाएक एक पोर्टल खुल गया। उस पोर्टल से मॉन्स्टर्स आना शुरू हो गए। वो मॉन्स्टर्स उस पोर्टल से बाहर आते थे और इंसानों पे हमला करते थे, उसे खाते थे और फिर से उस पोर्टल से अंदर चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर दिया और समय के बीतने के साथ साथ इंसानों ने एक ऐसा तरीका निकाला जिस तरीके से वो भी उस पोर्टल से अंदर बाहर आ जा सकते थे, वो भी आसानी से। धीरे धीरे समय बीतते गया और इंसान जो है उस पोर्टल से अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मारने लगे। और समय के बीतने के साथ साथ वो पोर्टल के अंदर का जगह एक बैटल ग्राउंड बन गया अवेकनर्स के लिए, जहां अवेकनर्स जाते थे और मॉन्स्टर्स का शिकार करते थे। सिर्फ वही अवेकनर जिसमें बहुत ही ज्यादा टैलेंट है वही यहाँ आ सकता है, वरना मामूली टैलेंट वाले अवेकनर्स को तो यहाँ आने भी नहीं दिया जाता है। हम देखते हैं चैन कुनमो को जो कि एपोक्लेसिक कॉन्टिनेंट जाने के लिए यहाँ आया होता है। वो मन ही मन सोचता है स्कूल का जो सिमुलेशन ग्राउंड है वहाँ जो सब मुझे करना है उससे कहीं ज्यादा चीजें मुझे एपोक्लेसिक कॉन्टिनेंट में करना है। और सबसे महत्वपूर्ण अभी लेवल 20 पे पहुंचना है, वो भी जल्द से जल्द, ताकि मैं अनफाइड एग्जाम में सबको हरा सकूं। ये सब वो सोच रहा होता है, तभी उसे एपोक्लेसिक कॉन्टिनेंट के लिए टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। हमें बताया जाता है इस कॉन्टिनेंट के बारे में, यहाँ आने के लिए तुम्हारा लेवल 13 से 18 के बीच होना चाहिए। वहाँ टेलीपोर्ट होने के बाद वो उस सब जगह को देखते हुए सोचता है, ये सब तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे पिछले जीवन में था। इस सभी को देख के मुझे पिछली बातें याद आने लगी। तभी हम देखते हैं उसके पीछे 2 प्लेयर क्या होता है, आगे हमारे साथ टीम अप करो, हम जाने वाले हैं मॉन्स्टर्स को किल करने के लिए। अगर तुम्हें लेवल अप करना है तो जल्दी आओ, हमसे टीम अप करो। वो उनकी बातें सुनकर सोचता है, कोई भी न्यूबी जब इस कॉन्टिनेंट में आता है तो उसका मेन गोल होता है कि मॉन्स्टर को जाकर किल करना और लेवल अप करना। लेकिन मेरे पिछले जीवन की यादों के साथ ये तो स्वाभाविक है कि मेरे पास इससे भी अच्छा तरीका है लेवल अप करने का।
सबसे पहले जाकर मुझे वो मैप ढूंढना होगा ताकि मैं उस हिडन मिशन को एक्टिवेट कर सकूं। यही सब सोचते हुए वो एक विलेज के टूटे फूटे घर में जाकर किसी चीज को ढूंढ रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसे एक फटा हुआ कागज दिखता है, जिसे देखकर वो सोचता है हाँ आखिरकार ये मिल गया। उस कागज में एक व्यक्ति लिखा होता है, जब मैं मछली पकड़ने गया था उस वक्त मैंने एक बड़ा सा शैडो देखा था, लेकिन जब मैं आकर गांव में बताया तो किसी ने मेरी बातों पे भरोसा नहीं करा। कृपया मेरी मदद करो इस बात को साबित करने के लिए कि मैंने जो देखा था वो सच था। जैसे ही वो उसे पढ़ना खत्म करता है वैसे ही सिस्टम उसे बताता है, आपको कांग्रेचुलेशन हो एक हिडन क्वेस्ट को एक्टिवेट करने के लिए। आपने एक हिडन क्वेस्ट को एक्टिवेट करा है जो है वैनिशिंग ब्लैक शैडो। ये एक स्पेशल क्वेस्ट है, इसका डिफिकल्टी 3.5 स्टार होता है। इस क्वेस्ट के लिए आपको म्यूटेंट कछुए की पूंछ की जरूरत होगी ताकि उसका इस्तेमाल आप उस मिस्टीरियस सा ब्लैक शैडो को अट्रैक्ट करने के लिए करें और उसे हराएं। रिवार्ड के बारे में भी नहीं बताया गया होता है। उस क्वेस्ट को देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है ऐसी छुपी हुई जगह में इस क्वेस्ट को मेरे अलावा और कोई नहीं ढूंढ सकता था। ये क्वेस्ट तुम्हें सिर्फ बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट ही नहीं देगा बल्कि अंत में ये तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल न्यूबी आर्टिफैक्ट भी देगा। उसके बाद हम देखते हैं डूम बीच का सीन, जहाँ पे म्यूटेंट टर्टल पाए जाते हैं। उस जगह पर बहुत सारा स्टूडेंट्स टर्टल को किल कर रहे होते हैं। उसी बीच उन पर एक फायर लावा का अटैक हो जाता है, जिनसे वो सब तुरंत बच रहे होते हैं। कोई अपना शील्ड बना रहा होता है तो कोई उसे डॉज कर रहा होता है। एक लड़का कहता है, डिंग होंग तुम हिम्मत करते हो स्कूल्स के द्वारा बनाए गए रूल्स को तोड़ने की। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूल्स को तोड़ने की? ना सिर्फ तुम हमारे मॉन्स्टर को चुरा रहे हो बल्कि तुम हमें चोट भी पहुंचा रहे हो। हम देखते हैं बहुत लोगों को जो कि घायल हो गया होता है उसके अटैक से। उसकी बातें सुनकर डिंग होंग कहता है, मैं तो बस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा हूँ। अब मेरे स्किल के पास तो आंखें है नहीं कि उसे पता चलेगा कि वो किसे जाके लगने वाला है। हमें बताया जाता है इसके क्लास के बारे में। इसका क्लास मैजिक स्वॉर्डमैन है और इसका लेवल 14 है। और इसके साइड में एक पर्पल बाल वाली लड़की होती है जिसका क्लास मेज होता है और उसका भी लेवल 14 होता है। और उसके साइड में जो लड़का होता है उसका क्लास भी मेज होता है और उसका लेवल भी 14 होता है। हम देखते हैं डिंग होंग को जो कि कहता है, अब से इस बीच पे जितना भी मॉन्स्टर है वो सभी के सभी हमारे हैं, तो तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुन के वो लड़का कहता है, क्या बकवास भरी बातें कर रहे हो तुम, ये एक पब्लिक एरिया है ना कि तुम्हारे मैजिक स्पीड एकेडमी का प्राइवेट जगह। वो इतना बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं उसके गाल पे कट लग जाता है उसके स्वॉर्ड से, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। डिंग होंग कहता है, क्या कहा तूने? क्या तुझे समझ में नहीं आया मैंने तुझे क्या कहा? अगर तू ट्राई करना चाहता है तू कर सकता है, लेकिन मैं तुझे गारंटी देता हूँ इस बीच के एक भी मॉन्स्टर को तू किल नहीं कर पाएगा। उसकी धमकी सुन के एक स्टूडेंट कहता है, चलो भूल जाओ इसे, हमारे अटैक में उतना डैमेज नहीं है कि हम इसके रहते हुए मॉन्स्टर को किल कर सकें। ये बस समय की बर्बादी होगी। एक स्टूडेंट उस लड़के को खींचते हुए कहता है, चल यहाँ से, इसके मैजिक स्पीड एकेडमी में एक 10th रैंक का स्टूडेंट है, हम इससे पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लड़का कह रहा होता है, लेकिन ये सब तो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम एक बार मॉन्स्टर को मार देते हैं उसके बाद फिर से जो दूसरा दिन मॉन्स्टर आएगा उस मॉन्स्टर का लेवल आज के मॉन्स्टर से 3 लेवल कम होगा। इस तरीके से तो हम सब पीछे रह जाएंगे। लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनते, वो उसे घसीट के लेके चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद मात्र एक स्टूडेंट बच गया होता है जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, जिसे देखते हुए वो पर्पल बाल वाली लड़की कहती है, क्लास मीटर, यहाँ अभी एक बच्चा बाकी है जो कि वेगनेंट क्लास से है, वो अभी भी फाइट कर रहा है मॉन्स्टर से। उसे देखते हुए डिंग होंग कहता है, एक और दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति, ये और कोई नहीं चैन कुन होता है। उसे देखते हुए वो सब कह रहे होते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये एक वेगनेंट क्लास का कचरा है। डिंग होंग कहता है, चल आज मैं तुझे एक अच्छा सा लेसन सिखाता हूँ। इतना कहते हुए अपना एक चेन वाला हमला तैयार करने लगता है। वो कहता है, मैं तुझे एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारने दूंगा। वो अपने चेन वाले हमले से सभी के सभी मॉन्स्टर को जकड़ लेता है और वो कहता है, पुराना वाला ट्रिक ही चलेगा, तुम दोनों इस सभी मॉन्स्टर को किल कर दो, एक भी मॉन्स्टर को मत छोड़ना इस बच्चे के लिए। उसकी बातें सुन के वो दोनों मेज कहता है, श्योर क्यों नहीं। बर्दरमोस की तरकीब समझ जाता है। वो उसे देखते हुए सोचता है, तो ये अपने मेज का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि ये हाई डैमेज से इन सभी मॉन्स्टर को एक साथ मार सके। वो सोचता है, जबकि इस एपोकलिप्स में मॉन्स्टर ओनरशिप टाइप भी कोई चीज होता है। अगर तुम्हें किसी मॉन्स्टर को मारना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले उस मॉन्स्टर को अपना बनाना होगा। किसी भी मॉन्स्टर को अपना बनाने के लिए, यानी कि उसकी ओनरशिप को खुद पे ट्रांसफर करने के लिए, तुम्हें उस मॉन्स्टर को एक हद तक डैमेज देना होगा। अगर तुम उसे एक हद तक डैमेज दे दिए और उसका हेट रेट तुम पे आ गया, उसके बाद उस मॉन्स्टर को कोई भी मारे, एक्सपीरियंस पॉइंट तुम्हें ही मिलेगा। कोई भी रिवार्ड उसे नहीं मिलेगा जो उसे मारेगा, सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा सब कुछ। वो उसकी चालबाजी समझने के बाद सोचता है, अगर कोई मामूली इंसान होता तो तुम उसे ऐसे असहाय कर सकते थे, लेकिन आज तुम्हारा पाला मेरे से पड़ा है। इतना सोचते हुए वो अपने वेपन स्विच को एक्टिवेट करता है और अपने वेपन को डैगर में चेंज कर लेता है और अपने असैसिन स्किल इंस्टेंट स्टेप को इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही तेजी में मॉन्स्टर पे अटैक करने लगता है ताकि उसका ओनरशिप इस पे आ सके। वो मन ही मन सोचता है, जब तक मैं इस पे ट्रिपल डैमेज देता हूँ तब तक इसका ओनरशिप मेरे पे आ जाएगा। मुझे इसके और भी एचपी को कम करने की जरूरत है बिना इसके हेट रेट को मेरे पे लाए। अगर इसका हेट रेट एक बार मेरे पे आ गया तब मैं तुरंत ही मारा जाऊंगा। एक कॉम्बैट टाइप होने के कारण मेरे में कोई भी ऐसी एबिलिटी नहीं है कि मैं खुद का रक्षा कर सकूं, इसलिए मैं उन दोनों मेज का यूज करूंगा इन सबको कंट्रोल करने के लिए। सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं, जरा उधर देखो, वो तो एक वेगनेंट क्लास का है ना जो मॉन्स्टर के बीच भाग रहा है। तो उस पे एक कहता है, आखिरकार वो करना क्या चाहता है? क्या वो उन दोनों मेज से मॉन्स्टर को चुराना चाहता है? डिंग होंग उसे देखकर कहता है, क्या ही नाटक है, क्या इसे सच में लगता है कि एक वेगनेंट क्लास का डैमेज इतना ज्यादा होगा कि वो मेरे से ओनरशिप टाइट ले पाएगा? मैं सीधे इन दोनों मेज का यूज कर सकता हूँ तुम्हें सेकंडों में मारने के लिए। हम देखते हैं वो दोनों मेज अपने स्किल को मिलाकर एक प्लेजर एड्स फ्रीजिंग इफेक्ट बनाते हैं। इससे मॉन्स्टर का जो स्पीड होगा वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। हम देखते हैं उस अटैक को वो मॉन्स्टर और चैन कुनमो पे कर देते हैं। हमें बताया जाता है, अगर कोई भी प्लेयर एपोकलिप्स वर्ल्ड में मर जाएगा तो उसे एक प्लेंटी रिसीव होगी और वो फिर से रिवाइव हो सकता है, लेकिन अगर वो बहुत बार मर जाएगा तो वो फिर से रिवाइव नहीं हो पाएगा। वो पर्पल बाल वाली लड़की कहती है, ये तुम्हारी गलती थी ना कि हमारी। दूसरा मेज कहता है, बिल्कुल सही कहा, ये वेगनेंट क्लास का कचरा हमसे हमारे मॉन्स्टर को चुराना चाहता है। डिंग होंग कहता है, यही नतीजा होता है जब तुम मैजिक स्पीड एकेडमी के खिलाफ जाते हो। तो उसकी बातें सुन के वो जिनचन कॉलेज का लड़का कहता है, ये बिल्कुल सही कहा, एक वेगनेंट क्लास वाला कभी भी 2 मेज से नहीं लड़ सकता।
जिस पे वो लड़की कहती है क्या ही दुख भरी बातें हैं, आज के कामों में बस मेरी गलती ही नहीं थी बल्कि मैं इसमें इन्वॉल्व भी थी। उसके अटैक से वहाँ धुआं धुआं हो गया होता है और उसी बीच से बंदूक चलने की आवाज आ रही होती है, जिसे सुनकर वो सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, ये ब्लेजर्ड हमला इस बच्चे को नहीं मार पाया, आखिरकार ये वहाँ बचा कैसे, ऐसे एक ब्लेजर्ड हमला सेम लेवल के मेज को भी मार सकता है। इन सब बातों से चिढ़कर डिंग होंग कहता है तुम दोनों एक और ब्लेजर्ड हमला फायर करो, लेकिन पहले मॉन्स्टर को मारो। हम देखते हैं चेन किन्मो को, जो बताता है कि उसने ये सब कैसे करा। उसने सबसे पहले एक छोटे से अटैक का यूज किया अपने पैसिव स्किल वेब स्लैश को ट्रिगर करने के लिए, और जब उसका पैसिव स्किल वेब स्लैश ट्रिगर हो गया उसी समय उसने ब्लेजर्ड हमले को डॉज कर लिया और अपने ग्रीन मशीन से सभी मॉन्स्टर पे फायरिंग शुरू कर दिया। और चूंकि इसका ग्रीन मशीन पैसिव स्किल है, इसके कारण इसका हर एक शॉट जो है वो निशाने पे लगने का 25% चांस है, जो कि हो भी रहा होता है। उसका सभी गोली निशाने पे जाके लग रहा होता है और सिस्टम उसे मैसेज के जरिए बता रहा होता है कि आपका ग्रीन मशीन गन पैसिव स्किल सक्सेसफुली ट्रिगर हुआ। ये मैसेज उसे बार बार आ रहा होता है। उसे इस प्रकार किल को चुराते हुए देखकर जिनचैन स्कूल के सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इसने पूरा पूरा किल चुरा लिया। सभी कह रहे होते हैं ग्रीन मशीन का जो डैमेज है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। वहीं पे खड़ा एक लड़का कह रहा होता है ग्रीन मशीन गन जो है वो एक बार फायरिंग करने के बाद जब तुम उसमें फिर से बुलेट लोड करोगे उसके लिए तुम्हें 8 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इसने कैसे मैनेज कर लिया लगातार फायरिंग करते रहना। डिंग होंग और उसके साथ के दो मेट सोचता है हमारा जो ओनरशिप है वो एक वैग्रेंट क्लास के बच्चे द्वारा चुरा लिया गया है। वो तीनों बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। उसी समय हम देखते हैं उनका ब्लेजर्ड हमला जो होता है वो कंप्लीट हो गया होता है, जिसे देखकर बर्दन सोचता है मेरा ग्रीन मशीन गन जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और इसके स्किल के कंप्लीट होने का समय भी बिल्कुल परफेक्ट है। हम देखते हैं उन सब का हमला जाके लग रहा होता है सभी के सभी टर्टल पे और सभी के सभी टर्टल मारे जाते हैं और पूरा का पूरा एक्सपीरियंस पॉइंट बर्दन को मिल जाता है। उसे सिस्टम के जरिए बताया जाता है कि आपको 32 गुना म्यूटेंट टर्टल का पूंछ मिला। वो इन सब मैसेज को इग्नोर करते हुए उन सब से कहता है तुम तीनों बेवकूफों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं ये सब अचीव कर पाया। उसकी ये बातें सुन के डिंग होंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचता है इसने हमारे सारे के सारे किल को चुरा लिया, इससे इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। हम देखते हैं उन्हीं सबको जिसे डिंग होंग ने वहाँ से भगा दिया होता है, वो सब उसे इस हालत में देख के बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। एक कह रहा होता है ये तीनों बेवकूफ, ये हमसे हमारे मॉन्स्टर को चुराने आए थे, लेकिन अंत में क्या हुआ, इसने किसी और को मदद करा उस मॉन्स्टर को मारने में। दूसरा लड़का कहता है ये बिना मतलब के हमसे पंगा लेने आ गया, आखिरकार स्वर्ग और पृथ्वी निष्पेक्ष है।